बच्चों का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? ऊपर भी ऐसा नहीं कि 4 किलो से ऊपर हो गया। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चा माँ से अवल नाल से जुड़ा होता है, तो रोना एक तरह से सांस लेना है। बच्चा नहीं रोया मतलब बच्चे ने सांस नहीं ली। तो शुरू के 10 मिनट तक बच्चा नीला चलता है, बट उसके बाद बच्चा गुलाबी हो जाना चाहिए। अगर 5-7 बार से कम बच्चा पेशाब कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को दूध सफिशिएंट नहीं जा रहा है, बच्चे में पानी की कमी है, तो हमको तुरंत उस चीज पे ध्यान देना है। माँ को दूध बच्चे को कितने दिनों तक पिलाना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। अगर किसी माँ के दूध नहीं बन रहा हो या कम बन रहा हो तो फिर कोई भी एनिमल मिल्क बच्चे को नहीं देना चाहिए, कम से कम 6 महीने। कई बच्चे दिन भर सोते हैं, रात को उठ के रोते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, दिन में माँ मूव करती रहती है, तो जो पेट का पानी है उसको झूले की तरह लगता है, तो वो सोता रहता है। रात में माँ सो जाती है, उसका झूला बंद हो जाता है, तो वो जाग जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सोते टाइम पे झटके लेते हैं, वो अचानक से जग जाते हैं, फिर जग के रोते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन बच्चा अगर बड़ा है, 3-4 साल का है या उससे बड़ा है, तो चिंता करने की बात है। कुछ लोग जो हल्दी लगाते हैं नाभि, वो हल्दी क्यों लगाते हैं? बच्चे को ऊपर उछालते हैं, उछाल उछाल के कैच करते हैं। ये सही है करना? पहले क्या होता था, जब छोटे थे तब दादा दादी या मम्मी पापा पकड़ के मालिश करते थे शरीर पे। तो ये मालिश क्यों करते हैं? लेकिन पाउडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पाउडर में बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। बच्चे होते हैं जिनमें बार बार हिचकियाँ आती है, क्यों आती है हिचकी? बच्चे की बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, वो और वीक हो जाता है, तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता कुछ भी। दलिया हुआ, खिचड़ी हुआ, दाल का पानी या दाल नॉर्मल मूंग की दाल, क्योंकि जो मदर की सारी इम्यूनिटी है वो मिल्क के थ्रू बच्चे में ट्रांसफर होती है। बोला जाता है कि मतलब मदर मिल्क जो है वो अमृत है बच्चे के लिए। तो जो 6 महीने में उसने इम्यूनिटी ली है, वो उसको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है इन्फेक्शन से लड़ने में। बच्चा पैदा होने से लेकर जब वो टीनेज में आता है, तब तक उसकी कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? हर माँ अपने बच्चे से परेशान है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो तो मिट्टी खाता हो, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन करना चाहिए? लोग ऐसे होते हैं जो बिना कंसल्ट किए डॉक्टर से एक एल्बेंडाजोल टेबलेट आती है, वो लाके अपने बच्चों को खिला देते हैं। एल्बेंडाजोल की भी बच्चों के लिए एज ग्रुप फिक्स है। छोटे बच्चे की काजल क्यों लगाते हैं? किसी के काजल लगाते हैं, किसी के टीका लगाते हैं। बच्चे तो दिल के मुझे सच्चे बच्चे इसलिए। दिल के सच्चे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी है बच्चों में होने वाली बीमारियाँ। एक छोटा सा बेबी और उसके साथ हजारों सवाल। रात को बेबी रोए तो माँ घबरा जाती है, बुखार आ जाए तो पूरा घर टेंशन में आ जाता है। सब घर वाले कहते हैं ये करो वो मत करो। हमारे टाइम पर तो ऐसा ही होता था। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करें और क्या नहीं करें। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे बिल्कुल रियल, बिल्कुल बेसिक और वो सब सवाल जो हर माँ बाप के मन में आते हैं। बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक जितने सवाल मन में आते हैं, उन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। इन सब क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है एक बच्चों के डॉक्टर को, जिनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अश्विनी गुप्ता। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके डॉक्टर बनने का ये क्यूरियोसिटी कहाँ से आई आपके अंदर कि मुझे डॉक्टर बनना है? देखो, शुरू से मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। शुरू से स्कूल टाइम में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत पढूं, बहुत आगे कुछ करूं। और साथ ही में मतलब मेरा एक इमोशनल कॉर्नर है, मुझे मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि मैं किसी की मदद करूं। तो अब जॉब के साथ में किसी की मदद करना, मुझे ऐसा फील्ड चूज़ करना था कि ये दोनों एक ही साथ हो जाए। तो तब मुझे लगा कि मुझे मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। तो अच्छा। फिर मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया। उसमें भी बच्चों के डॉक्टर बनने का? जी। और स्पेशली मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। बच्चे मतलब फैमिली में सोच लीजिए या कहीं भी रिश्तेदारों में सोच लीजिए, मुझे बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बच्चे तो दिल के मुझे सच्चे इसलिए। बच्चे दिल के सच्चे। तो मेरा भी अब अगर हम फैमिली मेंबर में देखें तो मुझे बड़ों से ज़्यादा बच्चों से लगाव ज़्यादा है। अच्छा। तो मैं बच्चों की तरफ झुकाव था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। तो फिर मैंने पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया। इसमें पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपके इस जर्नी में? पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे हर तरीके से मदद की, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से मेरा सपोर्ट किया। उन्हीं का ही सपोर्ट था, उन्हीं का ही कहना चाहिए कि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सबसे पहला सवाल आता है बच्चा पैदा होते ही मन में किसी भी माता पिता के, कि बच्चों का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? जी, देखिए नॉर्मल वेट 2.5 किलो और उससे ऊपर। पर ऊपर भी ऐसा नहीं कि 4 किलो से ऊपर हो गया। 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक का वेट नॉर्मल होता है।
तो इसका कहीं माता-पिता के जीन पे भी डिपेंड करता है क्या वेट का? हाँ, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, बट ज़्यादा डिपेंड करता है माँ के न्यूट्रिशन पे। अगर 9 महीने तक माँ ने अच्छा खान-पान किया है, माँ की दिनचर्या, माँ की सारी एक्टिविटी अच्छी है, माँ ने दवाइयाँ सही टाइम पे ली हैं, तो बच्चे का वेट 2.5 किलो से ऊपर रहता है। अच्छा। पैदा होने के बाद में बच्चा जनरली रोता है, तो अगर कोई बच्चा रोता नहीं है तो उसमें डरने की बात है घर वालों जी, को? बिल्कुल डरने की बात है। देखो, बच्चे का रोने का रिलेशन होता है बच्चे के सांस लेने से। हुँ, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चा माँ से आवल नाल से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू आवल नाल से। तो बच्चे को सारा न्यूट्रिशन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सब माँ से मिलता रहता है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता है। बट जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आवल नाल कट कर दी जाती है, तो बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब बंद हो जाती है। तो अब बच्चे को खुद को सांस लेनी होती है। तो रोना एक तरह से सांस लेना है। बच्चा नहीं रोया मतलब बच्चे ने सांस नहीं ली, और सांस नहीं लेगा तो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगी और ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। तो रोना बहुत ज़रूरी है। कितने समय के अंदर-अंदर रोना ज़रूरी है? इमिजिएटली। अगर 30 सेकंड की भी देरी हो जाती है तो बच्चे के दिमाग पे चोट पहुंच सकती है। तो इमिजिएटली जैसे ही आवल नाल कट की, बच्चा बाहर आया, बच्चे का तुरंत रोना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा रोता नहीं है तो फिर जी, क्या किया जाता है उसके लिए? यहीं पीडियाट्रिशियन का रोल आता है। जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर वहीं पे होते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। जैसे बच्चे को ऑक्सीजन देना होता है। बच्चा ऑक्सीजन देने के बाद भी नहीं रोता तो हम एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एम्बू बैग बोलते हैं, उसके थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन देते हैं। उससे भी नहीं रोता है तो सांस की नली में एक ट्यूब डालते हैं जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, वो डाल के फिर बच्चे को हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ये तो जो बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है उनके लिए है। लेकिन कई बच्चे जो घर पे डिलीवरी होती है कई माता बहनों की, तो उनके साथ क्या करें फिर वो? उन्हें तो तुरंत अस्पताल में ही ले जाएं क्योंकि घर पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है। बस आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के शरीर को अच्छे से रब किया जाए, बच्चे को गर्म कपड़े में लपेट लिया जाए और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाए। अच्छा। पैदा होने के बाद बच्चे का नॉर्मल कलर कैसा होता है? देखो, पैदा होने के शुरू के 10 मिनट तक तो बच्चे का रंग थोड़ा सा नीलापन लिए ही होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे का रंग है जो है गुलाबी होना चालू होता है। पहले बच्चे का जो है सेंट्रल शरीर है वो गुलाबी होता है, उसके बाद बाकी शरीर गुलाबी होने लगता है। तो शुरू के 10 मिनट तक बच्चा नीला चलता है, बट उसके बाद बच्चा गुलाबी हो जाना चाहिए। गुलाबी रंग बच्चे का नॉर्मल होता है। अच्छा, तो कौन सा कलर हो तो उसमें टेंशन लेने की बात है? हाँ, एक तो बच्चा नीला हो जाए या सफ़ेद पड़ रहा है या पीला हो रहा है, ये कलर टेंशन वाले हैं। सिर्फ बच्चा अगर पिंक है तो वही नॉर्मल है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, कईयों के गर्म रहते हैं, तो कौन से नॉर्मल होते हैं? जी, बच्चा गर्म होना चाहिए हमेशा। अगर अच्छा। बच्चे के हाथ पैर ठंडे हैं मतलब बच्चे की हीट लॉस हो रही है। तो हमें इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तुरंत बच्चे को गर्म कपड़े में लपेटना है, हाथों में दस्ताने, पैरों में दस्ताने, सर पे कैप, ये पहनाना है। बच्चा बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है। अच्छा। जन्म के कितने समय बाद में बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं? तुरंत ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, शुरू में तो बच्चे को माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए दिया जाता है। माँ के शरीर से बच्चा गर्मी लेता है। फिर जब बच्चा माँ से अलग किया जाता है उसके बाद तुरंत बच्चे को साफ करके और कपड़े पहना दिए जाते हैं। किस तरह के कपड़े, की भारी कपड़े जैसे ऊनी या फिर नॉर्मल कॉटन के कपड़े? नहीं, एकदम सूती कपड़े पहनाने, पतले सूती कपड़े। सूती कपड़े के ऊपर आप ऊनी कपड़े पहना सकते हो, उसके ऊपर आप शॉल है, कंबल है, कुछ भी उड़ा सकते हैं, पर अंदर की लेयर सूती होनी चाहिए। कई माँ बाप का एक कंसर्न रहता है कि बच्चे दिन भर सोते रहते हैं और रात को जागते हैं, तो क्या सही है ये? हाँ, देखिए, न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चे अधिकतर नींद ही लेते हैं, 18 से 20 घंटे तक बच्चे सोते रहते हैं। अच्छा। तो बच्चे को बस हमें ये करना है कि 2 से 3 घंटे में थोड़ा जगा जगा के बच्चे को दूध पिलाना है। तो दूध पिलाएंगे बच्चा फिर से सो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, 18 से 20 घंटे सोना नॉर्मल है। तो दिन में तो जैसे आपने बताया कि दूध पिला देना उसको हर जगह जगह के, क्या रात में भी जगह के दूध पिलाना बिल्कुल, चाहिए? रात में भी बच्चे को जगाना है, रात में भी यही प्रोसेस रिपीट करनी है कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को जगाना है और दूध पिलाना है। कितनी बार पेशाब करना चाहिए बच्चा पैदा होने के बाद में कम एक दिन से में? कम 5-7 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बार बच्चा पेशाब करता है। अगर 5-7 बार से कम बच्चा पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे को दूध सफिशिएंट नहीं जा रहा है, बच्चे में पानी की कमी है, तो हमको तुरंत उस चीज़ पे ध्यान देना है। और पेशाब का कलर कैसा होना चाहिए? कि पेशाब का कलर नॉर्मल जैसे वाइट या फिर हल्का पीला रंग का होना चाहिए। अगर बहुत डार्क पेशाब जा रहा है बच्चा, यानी कि पानी की कमी है या दूध की कमी है। अच्छा, तो उस कंडीशन में क्या करना उस चाहिए फिर? कंडीशन में बच्चे को फीडिंग बढ़ानी है, क्योंकि न्यूबॉर्न पीरियड में या 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ दूध दिया जाता है, पानी या कुछ और ऊपर की चीज़ नहीं दी जाती है। तो इस कंडीशन में दूध की मात्रा बढ़ानी है।
अगर माँ का दूध पूरा नहीं पड़ रहा है तो उस टाइम पे ऊपर का दूध दिया जा सकता है। कोशिश तो यही करनी है कि माँ का दूध दिया जाए, पर अगर पूरा नहीं पड़ रहा तो हम ऊपर का दूध पिलाएं। बच्चे को भूखा नहीं रखना है और पेशाब कम ना आए, इस पे ध्यान देना है। कितनी बार पोटी करने जाना चाहिए बच्चे को? ये पॉटी का ऐसा कोई रूल नहीं है जैसा पेशाब पेशाब के का है। लिए है। हम्म, पॉटी अगर बच्चा दिन में 10 से 15 बार भी जाता है हम्म, तो ये चीज़ भी नॉर्मल है। और अगर बच्चा 7-8 दिन में एक बार भी जा रहा है तो ये भी नॉर्मल है। अच्छा। क्योंकि जो बच्चा की जो आंतें होती है हम्म, वो डेवलप हो रही होती है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होती है। हम्म, तो उसको डेवलपमेंट में टाइम लगता है, तो पॉटी कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए चिंता नहीं करनी है, 1 से 1.5 महीने तक ये शेड्यूल रह सकता है। अच्छा, और पोटी का कलर कैसा होना चाहिए नॉर्मली? देखिए, नॉर्मली जब बच्चा पैदा हुआ है तो हम्म, शुरू में काले या हरे रंग की पॉटी आती है, हम्म, जो 5 से 7 दिन तक यही पैटर्न चलता है। फिर जैसे जैसे बच्चे की आंतें मैच्योर होने लगती है, पेट में बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, वो आना चालू होते हैं, तो उसके बाद पॉटी का कलर धीरे धीरे पीला होने लगता है। फिर नॉर्मली पीला कलर आता है। कौन से कलर की पोटी आई तो चिंता वाली बात है? ये पॉटी में अगर ब्लड आता है या रेड कलर की पॉटी आती है हम्म, तो चिंता की बात है। या एक बार पॉटी का कलर पीला हो गया, 1-1.5 महीने तक पीला ही है और फिर सडनली काले रंग की पॉटी आने लगती है, तो चिंता की बात है, तब डॉक्टर से संपर्क करना है। तो पेशाब के कलर से, एक पोटी के कलर से कौन कौन सी बीमारी को पता लगाया जा सकता है बच्चों में? जी। देखिए, यूरिन का कलर एक तो अगर बहुत ज़्यादा डार्क है हम्म, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि डिहाइड्रेशन है बच्चे को। हम्म, और पॉटी का कलर अगर रेड आ रहा है या ब्लैक आ रहा है हम्म, तो ये ब्लीडिंग की कंडीशन में आता है कि इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पॉटी काले रंग की आएगी। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर बेसिक कारण ये होते हैं। तो रेड कलर या ब्लैक कलर की पॉटी में हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे को फैन या एसी में कब सुला सकते हैं, कितनी एज के बाद में? देखो, फ़ैन में अगर गर्मी का मौसम है हम्म, तो गर्मी के मौसम में हम फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। हम्म, और एसी में टेम्परेचर हमको फिक्स रखना होता है, 27 to 28 या 30 डिग्री तक रखना है। सर्दी के मौसम में फ़ैन या एसी हमें नहीं चलाना है, अदरवाइज़ हम फ़ैन एसी चला सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, हर आम आदमी का क्वेश्चन रहता है कि नज़र लगती है बच्चों को, क्या सच में नज़र लगती है? साइंस इसको मानती है? देखो, साइंस तो ऐसा कुछ नहीं मानती है। हम्म, नज़र, या हम ये कहें कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है हम्म, हम लोगों के कंपैरिजन में। हम्म, तो वो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब बच्चे को किसी ने गोद में लिया, बच्चा किसी के घर गया तो बीमार होके आ गया, तो हम सोचते हैं नज़र लग गई, लेकिन बच्चा इन्फेक्शन लेके आ जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो साइंटिफिकली हम ये बोलेंगे कि वो इन्फेक्शन लेके आया है। माँ को दूध बच्चे को कितने दिनों तक पिलाना चाहिए? को 6 मंथ तक तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे ही बच्चा हम्म, रहता है, जिसे हम्म, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। हम्म। 6 मंथ एक्सक्लूसिव की ब्रेस्ट फीडिंग मतलब? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाएगा, हम्म, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, पानी अच्छा। भी नहीं। अच्छा। तो 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध। उसके बाद हम ऊपर की चीज़ें चालू करते हैं, पर माँ का दूध हम 2 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं ऊपर की चीज़ों के साथ में। अगर किसी माँ के दूध नहीं बन रहा हो या कम बन रहा हो तो फिर? अगर माँ को दूध नहीं बन रहा है, हम्म, वैसे तो सबसे अच्छा बच्चे के लिए आहार माँ का दूध ही होता है। हम्म, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन होते हैं कि या तो परिवार में कोई और लेडी है जो माँ बनी है तो उसका हम दूध ले सकते हैं, या फिर आजकल मिल्क बैंक्स आ गए हैं जहाँ से हम दूध ले सकते हैं। फिर भी अगर ये सब ऑप्शन नहीं है तो हम फॉर्मूला फीड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला फीड मतलब? फॉर्मूला फीड मतलब जो कंपनीज होती हैं वो माँ के मिल्क के बराबर एक मिल्क पाउडर बनाती है, जिसे हम पानी में, इसका कुछ रेशो होता है, 30 ml पानी में 1 चम्मच पाउडर मिला के बच्चे को दिया जाता है। कोई एनिमल मिल्क बच्चे को शुरू में नहीं देना चाहिए, कम गाय से या कम भैंस का नहीं 6, देना या चाहिए? गाय या भैंस का दूध नहीं देना चाहिए। हम्म। छोटे बच्चों में से होता है कई बार, जैसे बकरी का दूध दे दिया। हाँ, बकरी का दूध भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना कोई भी चाहिए। एनिमल मिल्क बच्चे को नहीं देना चाहिए, कम से कम 6 महीने। उससे क्या होता है? देखिए, जो माँ का दूध है हम्म, वो थोड़ा पचाने में लाइट होता है, हम्म, और जो गाय भैंस बकरी का दूध होता है वो हैवी होता है। हम्म, उनमें सॉल्यूट लोड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हम्म, सोडियम पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बच्चे की किडनी पे असर डाल सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो माँ के मिल्क के बराबर ही बनाया जाता है, तो वो बच्चा आसानी से पचा लेता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार दूध मांगते हैं, तो ये क्यों मांगते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भर रहा है। हम्म, माँ को ऐसा लगता है कि बच्चे ने दूध पी लिया है, पेट भर गया है, हम्म, लेकिन सच में बच्चे का पेट नहीं भरा होता है, तो इसलिए बार बार बच्चा दूध की डिमांड करता है। अच्छा। तो इसीलिए बच्चे को एक बार अच्छे से दूध पिलाने के बाद में 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, फिर 2 घंटे बाद वापस दूध पिलाया जाता है।
कई बार ऐसे होता है बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं रेगुलर, लेकिन फिर भी अगर वो रोता है तो ये क्यों रोता है फिर? को बहुत उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। अपन को उस टाइम पे देखना होता है कि कहीं बच्चे का नैपी गीला तो नहीं है, बच्चे के लिए कपड़े कंफर्टेबल तो नहीं हैं, कहीं कपड़े में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसे चुभ रही है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। कभी कभी गैस बनने लग जाती है बच्चे को। गैस बनना भी एक नॉर्मल है, इसके लिए बच्चे रोते हैं। किसी बच्चे की माँ कमज़ोर है, पतली है, तो उससे बच्चे पे असर पड़ता है दूध की देखिए, वजह से? कमज़ोर होना और पतली होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कि अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पतला है वो कमज़ोर ही है। तो अगर जो बच्चे की मदर है पतली हैं, लेकिन अगर इंटरनली फिट हैं, इम्यूनिटी उनकी अच्छी है, तो दूध पे कोई असर नहीं आता है। बट अगर माँ कमज़ोर है, मतलब उन्हें अंदर से कमज़ोरी फील हो रही है या उसमें खून की कमी है, तो डेफिनेटली दूध पे असर पड़ता है। तो उनको कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे उनका दूध अच्छा हो जाता है। कई बार बच्चे को दूध पिलाने के बाद में उल्टी कर देता है, वापस बाहर निकाल देता है, ऐसा क्यों करता है बच्चा? देखिए, उल्टी करना एकदम नॉर्मल है। हम इसको ऐसे समझें कि मान लिया एक छोटी पानी की बॉटल है, हमने उसमें पानी भरा और अब हमने पानी भरते ही उसको टर्न कर दिया, तो पानी तो बाहर आएगा। तो ऐसे बच्चे का पेट होता है, छोटा सा पेट होता है। अब हम जैसे ही दूध पिलाया उसको लटा देते हैं, तो बच्चा दूध बाहर निकाल देता है। तो अच्छा। हमको ये करना है कि जैसे ही बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखना है, थपकी देनी है, जिसे डकार लेना बोलते हैं, बर्पिंग कहते हैं। तो बर्पिंग करवानी है, हर बच्चे को बर्प ज़रूर कराना है। तो लेटाना उससे नहीं है? लिटाना नहीं है, दूध पिलाने के अच्छा। तुरंत बाद हमको बच्चे को लिटाना नहीं है। लिटाएंगे तो फिर बच्चा उल्टी करेगा। अगर बच्चे ने दूध बाहर निकाल दिया तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर दूध पीछे सांस की नली में चला गया तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, डकार ज़रूर दिलवाएं। ये जो 6 महीने का ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, बच्चे को दूध पिलाने का टाइम, इस टाइम माँ को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? माँ सब कुछ खा सकती है, इसमें ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो नॉर्मल हेल्दी फूड है, घर का बना खाना है, वो खा सकती है। बस बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके अलावा तो हरी सब्जियाँ, दालें सब कुछ खा सकते हैं। बच्चे को दूध पिलाने के टाइम पे अगर माँ बीमार हो जाती है, बाहर से दवाएं ले रही है अगर किसी चीज़ की, तो उससे बच्चे की हेल्थ पे असर आता है? अगर बच्चे को मतलब माँ को अगर कुछ ऐसा है, सर्दी ज़ुकाम बुखार ऐसा है, तो हाँ, बच्चे को ये है कि सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दूध पिलाने में हम कोई ऐसा नहीं बोलते कि बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाए। दूध पिलाना कंटिन्यू रखा जाता है। लेकिन अगर माँ कोई दवाइयाँ ले रही हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मिल्क के थ्रू बच्चे के शरीर में जा सकती हैं, तो वो तो हम डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जो बच्चे को हार्म करती हैं, तो दूध नहीं पिलाया जाता है। पर कुछ अगर ऐसी मेडिसिन है जो जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूध पिला सकते हैं। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे इपिलिप्सी, दौरे पड़ने, ये सब, तो इनसे बच्चों में आने के कितने चांसेस रहते हैं अगर अ, किसी की माँ में है तो? दवाई या फिर बीमारी एपिलेप्सी? का। बीमारी देखिए, ये एपिलेप्सी और दौरे वाली बीमारी काफ़ी हद तक जेनेटिक होती है। अ, तो ये जेनेटिक टेस्टिंग के बाद पता चलता है वैसे। और ऐसा नहीं है कि 100% माँ से बच्चे अच्छा। में आएगा ही। अगर जेनेटिक्स बच्चे का भी वही है तो आ सकता है। जो ऊपर का दूध देते हैं फॉर्मूला मिल्क जिसको आपने बोला, ये कब मजबूरी बन जाता है कि ये तो अब तो देना ही पड़ेगा? ठीक है, या तो कभी ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है, या बच्चा किसी कारण से बीमार है और उसे आईसीयू में रखना पड़ा है। अगर बच्चा एनआईसीयू में है, माँ और बच्चा अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में माँ को दूध आना बंद हो जाता है। अच्छा। तब हम एक तो फार्मूला फीड देते हैं, या फिर बच्चा माँ के साथ ही है लेकिन माँ बीमार है, माँ आईसीयू में है, वो दूध उनको नहीं आ पा रहा है, तब फार्मूला फीड दिया जाता है। अगर बच्चा किसी बिना वजह के अचानक उठ के रोता है तो उससे क्या समझे माँ बाप? हाँ, ये नॉर्मल चीज़ है। शुरू के न्यूबॉर्न पीरियड में 1 मंथ 2 मंथ तक ऐसा होता है कि बच्चा अचानक उठ जाता है, रोने लगता है। हम उनको कंसोल करते हैं, चुप कराते हैं, बच्चा फिर से चुप हो जाता है। क्योंकि ये बड़े लोग तो चीज़, कह देते हैं कि पेट दर्द करा इस वजह से रोना आ हाँ, रहा है, लेकिन बच्चों में कैसे पता चले? देखिए बच्चों पे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं रोने के। बच्चा भूख की वजह से रोता है बहुत सी बार, और कभी होता है कि गैस बन रही है, कभी बच्चे ने टॉयलेट कर दिया है, नैपी गीला है, तो बच्चा रोता है। कभी कोई रीज़न नहीं भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम देखते हैं कि कोई रीज़न नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। कई बच्चे दिन भर सोते हैं, रात को उठ के रोते हैं, ऐसा भी होता है जी, कई बार। हाँ, ये शुरू के 1-2 महीने तक नॉर्मल है। हर बच्चा ऐसा करता है। बच्चे जनरली जब पैदा होते हैं तो दिन में सोते हैं और रात में उठ के रोते हैं। तो ये अच्छा। नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल अच्छा। साइकिल है।
जैसा हम जब जब हम अपने स्टडी पीरियड में थे, तो हमारे जो सीनियर थे, हमारे कंसल्टेंट थे, वो हमें ऐसे समझाते थे कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, दिन में माँ मूव करती रहती है, तो जो पेट का पानी है वो उसको झूले की तरह लगता है, तो वो सोता रहता है। अच्छा। रात में माँ सो जाती है, हाँ। उसका झूला बंद हो जाता है, तो वो जाग अच्छा। जाता है। तो बाहर आके भी उसको ऐसा ही लगता है कि हाँ। मेरी साइकिल वही है, तो उसको नॉर्मल होने में 1-1.5 महीना लगता है। तो यही सब 1-1.5 महीने चलता है। तो ये लॉजिकल है या फिर समझाने के लॉजिकल तौर पे नहीं थे? है, बट हाँ, क्योंकि इसके लिए कोई लिटरेचर नहीं है आज तक, हम्म। तो इस तरीके से समझाया जाता है कि ये होता है। बच्चे को गोद में झुलाना, झूले के अंदर झुलाना, ये सही है? झुलाना चाहिए? नहीं, मतलब ये है कि अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे को झूले में हम्म। रखना चाहिए, माँ या घर का कोई सदस्य आसपास होना चाहिए, हम्म। और झूला बहुत ही स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे को शेक कर रहे हैं, उससे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली बच्चे को झूला दे सकते हैं। नहीं, नॉर्मली ऐसे होता है ना कि जैसे अपन सुला देते हैं झूले के अंदर, उसको थोड़ा बहुत हिलाते रहते हैं ताकि सो जाए, वो हाँ रोए हाँ, नहीं। तो ये वो नॉर्मल है? नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। अच्छा। और जो गोद में लेके ऐसे बार बार बाहर घुमाने की इन सब की आदत डाल देते हैं, उससे आदत पड़ती है बच्चों की? हाँ, आदत तो पड़ जाती है। जैसे बच्चे का तो शुरू में ब्रेन ऐसा होता है कि हर चीज़ को ग्रैस्प करता है, हम जो उसे सिखाते हैं वो सीख जाता है। हम्म। तो हम जैसी आदत डालेंगे, हम अगर आदत डालेंगे बच्चे को नीचे सुलाने की, वो नीचे सीख जाएगा। अगर हम आदत डालेंगे बच्चे को घुमा घुमा के सुलाने की, तो वो वैसा सीख जाएगा। हाँ, वो मूवमेंट तो वाली बात हो जाती है हाँ, आपकी। मूवमेंट वाली कि उसको हम्म। आदत पड़ जाती है कि यही मेरा रूटीन है, तो वो वही हम्म। रूटीन फॉलो करने लग जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जब बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए घूंटी दे देते हैं, शहद दे देते हैं, कुछ और चीज़ खाने की दे देते हैं। सही है, देना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को शहद, घुट्टी या ऊपर की कोई भी चीज़ नहीं दी जानी चाहिए, हम्म। क्योंकि ये इन्फेक्शन करते हैं। शहद इन्फेक्शन तो करता ही है, और भी बीमारियां जो है वो पैदा कर सकता है, तो ऊपर की कोई भी चीज़ नहीं देनी कितने समय तक नहीं देनी चाहिए? चाहिए। कम से कम 6 महीने, कम से कम अच्छा। 6 महीने तक तो हमें नहीं देनी है। हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 साल तक तो कुछ ऊपर का ना दें, ये हम्म। शहद घुट्टी तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं सोते टाइम पे झटके लेते हैं, झटके आते हैं उनको, अचानक से जग जाते हैं, फिर जग के रोते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये नॉर्मल है एकदम, अच्छा। झटके आना ये सब नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी हम्म। किसी कंडीशन में कि बच्चे में कैल्शियम की कमी है, हम्म। कैल्शियम की कमी से भी बच्चा झटके लेता है, हम्म। पर काफ़ी हद तक ये नॉर्मल भी है। अच्छा, क्या बच्चों को सपने आते हैं, छोटे बच्चों को? साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को सपने आते हैं, ये हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, या जब हम्म। बच्चा जल्द रो के जाग रहा है या बच्चे की कुछ ऐसी एक्टिविटी है तो हम बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ ऐसा साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है, वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो शायद बता नहीं पाते हैं बता नहीं बच्चे, इस वजह सकते से, है हैं। ना? और ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई गैजेट डेवलप हम्म। नहीं हुआ जिससे हमें पता चल पाए। बच्चों में जनरली कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? न्यूबॉर्न पीरियड में जनरली लूज मोशन हुआ, हम्म। निमोनिया हुआ, या हम्म। सेप्सिस जिसको बोलते हैं, ब्लड इन्फेक्शन, हम्म। ये कॉमन होता है। एक ब्रेन इन्फेक्शन, सीएसएफ इन्फेक्शन जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, वो कॉमन रहता है। तो इसीलिए बच्चों में हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो जल्दी से ये सब इन्फेक्शन ले लेते हैं। इनका मोस्ट कॉमन कॉज हाइजीन रहता है? हाइजीन इन्फेक्शन किसी से भी अगर बच्चे में आया है हम्म। तो निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो हाइजीन को अच्छा रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं घर वाले? एक तो हैंड वॉशिंग, ये हम्म। सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो हम्म। भी फैमिली मेम्बर है हम्म। बच्चे को गोद में लेता है तो हैंड वॉशिंग करे। और अगर किसी को कफ, कोल्ड, फीवर या कोई भी बीमारी हो रही है तो मास्क लगाए, या फिर कोशिश करें कि उस ड्यूरेशन में बच्चे के साथ ना रहे। अच्छा। सबसे इम्पॉर्टेंट हैंड हाइजीन। और दूसरा, बच्चे की क्लीनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम्म। बच्चे के कपड़े रोज़ बदले जाएं, बच्चे के डायपर, नैपी समय समय पर चेंज किए जाएं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायपर बदलते नहीं हैं, डायपर पहनाया और बस पूरे दिन भर उसी डायपर में बच्चा रहता है, तो डायपर समय समय पर चेंज करना चाहिए। एक दिन में बच्चे का नॉर्मल सोना कितना नॉर्मल होता है, कि कितने घंटे उसको सोना चाहिए, कितनी नींद न्यूबॉर्न लेनी चाहिए? पीरियड में तो 18 से 20 घंटे बच्चा हम्म। नॉर्मली नींद लेता है। हम्म। फिर धीरे धीरे जब बच्चे की एज प्रोग्रेस होती है, बच्चा हम्म। 3-4 महीने का होता है, हम्म। नींद कम होती जाती है, 12-15 घंटे, फिर 10 घंटे, तो बच्चा 8-10 घंटे तो सोता है। 8-10 घंटे नॉर्मल है। मतलब बच्चे को कितनी एज तक बच्चों के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए? बच्चा तो न्यूबॉर्न पीरियड से ही हम्म। रूटीन चेकअप किया जाता है। हम्म। जब बच्चा पैदा होता है, तीसरे दिन बच्चा डिस्चार्ज होता है, तब हम देख के डिस्चार्ज हम्म। करते हैं। शुरू में 7वें दिन बच्चे को बुलाया जाता है, क्योंकि पीलिया जो होता है, न्यूबॉर्न नियोनेटल जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो शुरू के 7 दिन कॉमन होता है, तो उसके चेकअप के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद वैक्सीनेशन प्लान रहता है, तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, इन महीने पे बच्चों की विजिट रहती है। फिर 6 महीने पे वैक्सीनेशन रहता है। तो शुरू का 1 साल तो बच्चे को विजिट डॉक्टर के पास होती रहती है। एक नॉर्मल रूटीन कैसे होना चाहिए बच्चे का?
रूटीन मीन्स बच्चे की हाँ, मतलब घर दिनचर्या वाले क्या कैसे हो। उसकी दिनचर्या करें कि उसका अच्छा मेंटली अच्छा हो। देखिए इसमें तो न्यूबॉर्न में तो सिर्फ बच्चे के लिए जो 6 मंथ तक जो है हम्म, बच्चे के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है उसको दूध पिलाना और कुछ भी नहीं, और एक हाइजीन रखना। तो हर 2 घंटे में 3 घंटे में बच्चे को हमको दूध पिलाना है और क्लीनिंग करनी है, डेली क्लीनिंग करनी है। शुरू में तो आप सिर्फ स्पॉन्जिंग कर सकते हैं और सिर्फ क्लोथ चेंज कर सकते हैं। 7-8 दिन बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं और डेली कपड़े चेंज करना है। अच्छा। तो ये प्रोसेस डेली रखनी है। शुरू के 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पे रखना है। 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो स्टार्ट करनी है। कई माँ बाप को ऐसे टेंशन रहती है कि उनका बच्चा 3-4 दिन से पोटी करने नहीं जा रहा, तो क्या टेंशन की बात है उसमें? देखिए डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है। हम्म, अगर बच्चा वही न्यूबॉर्न पीरियड में है हम्म, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 3 से 4 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन भी हम वेट हम्म, कर सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर बड़ा है, 3-4 साल का है या उससे बड़ा है, तो चिंता करने की बात है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है और वो आगे चल के और बीमारियों को जन्म देता है। और कॉन्स्टिपेशन एक ओवरऑल हमारी हेल्थ को बताता है। हम्म। हमारी डाइजेशन अच्छा है तो बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन की तरफ तो हमें ध्यान देना चाहिए अगर बच्चा बड़ा है तो। बच्चे की पोटी कैसी जा रही है, मतलब किसी की पतली जाती है, किसी की बहुत सॉलिड जाती है, ठोस जाती है, तो इससे कुछ पता चलता है किस बीमारी के बारे में? जी, तो सेम वही कि न्यूबॉर्न पीरियड में हम्म, इसमें कोई रिलेशन नहीं है पॉटी से। हम्म, अगर बच्चा लूज़ भी जा रहा है, कभी कभी टाइट पॉटी भी जाता हम्म, है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बड़ा बच्चा है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन है तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की डाइटरी हैबिट क्या है, बच्चे का कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। थायराइड, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें हम्म। कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ डेफिशिएंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पोटी करते टाइम काफ़ी जोर लगाते हैं, लाल हो जाते हैं, जी, ऐसा क्यों? वही कॉन्स्टिपेशन, अगर बच्चे की पॉटी टाइट आ रही है, पानी की कमी है, हम्म, न्यूट्रिशन की कमी है, हम्म, बच्चा डाइट अच्छी नहीं ले रहा है, मैदा वाली चीज़ें, जंक फूड ज़्यादा खा रहा है, खाने में फाइबर्स नहीं हैं, तो बच्चा को टाइट पॉटी होगी और बच्चा लाल हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही बच्चे का न्यूट्रिशन है। हेल्दी डाइट, जंक फूड अवॉइड करना, सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, ये सब डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। किसी की पोटी बहुत पानी की तरह जा रही हो, बदबू वाली आ रही हो या ग्रीन कलर की आ रही हो, उससे कुछ पता चलता है? हाँ, ये इन्फेक्शन को डिनोट करता है। हम्म, जब बच्चे की गट में कोई संक्रमण हो गया है, कोई हम्म, इन्फेक्शन है, या बच्चे ने बाहर का खाना खाया है, कहीं से भी अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो पॉटी लूज़ आने लगती है, स्मेल वाली आती है, कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको डॉक्टर से संपर्क करना है, कोई ट्रीटमेंट चालू करना है। बच्चों में भी गैस बनती है क्या? डेफिनेटली बनती है। बच्चा जब 15 दिन का हो जाता है हम्म, तब से बच्चे को कॉलिक चालू होता है, इसे गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। मतलब? अ, बच्चे में गैस बनना चालू हो जाती है। बच्चा जब उसकी आंतें मैच्योर होना चालू होती हैं, हम्म, तो जब भी कोई फूड या कोई भी मिल्क हम बच्चे को देते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है तो गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। और बड़े बच्चों में ज़्यादा गैस बनने का रीज़न होता है प्रॉपर डाइट का ना लेना, पानी कम पीना, फल सब्जियां कम खाना, जंक फूड, मैदा वाले आइटम ज़्यादा खाना, तब गैस ज़्यादा बनती है। जो वो कहते हैं कि बच्चे में आफरा आ गया, पेट फूल गया, ये गैस की वजह से होता है? गैस की वजह से होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, हम्म, पर एक कॉमन और कम चिंताजनक जो कारण होता है वो गैस होता है। बाकी अच्छा। पेट में आफरा आने के बहुत रीज़न होते हैं। संक्रमण हो जाना, पेट में पानी का भर जाना, ये एक सीरियस कंडीशन होती है। तो इसमें भी पेट फूल जाता है। तिल्ली बढ़ जाना, लिवर बढ़ जाना, इन सब कंडीशन में भी आफरा आ जाता है। तो ये एक बीमारियों का संकेत है। नॉर्मल गैस बनना ये नॉर्मल चीज़ है। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी बच्चे की गैस बन रही हो, तो घर पे कुछ उपाय कर सकते हैं माँ बाप? हाँ, न्यूबॉर्न पीरियड में या बाद में भी हम हींग लगा सकते हैं घर में। थोड़ा अच्छा। सा पानी में मिक्स करके हींग लगाई जाती है, जिससे गैस कहाँ नॉर्मल पे हो लगाते जाती हैं? है। नाभि पे गैस, अच्छा, नाभि पे हींग लगाई जाती है, जिससे अच्छा। गैस रिलीज़ होती है। तो वो ठीक रहता है। बाकी हमको डाइजेशन पे ध्यान देना है, पानी की मात्रा पे ध्यान देना है कि पानी कितना दे रहे हैं बच्चे को। सॉलिड फूड अगर हम दे रहे हैं तो पानी की मात्रा, जब भी हम जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करते हैं बच्चे में 6 महीने के बाद में, तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, गैस की प्रॉब्लम, क्योंकि 6 महीने तक हम सिर्फ दूध दे रहे हम्म, हैं। 6 महीने के बाद में हमने जब अन्न देना चालू किया है, हम्म, तो अन्न को पचाने के लिए ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए और ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस कंडीशन में जब अगर बच्चे को पानी कम मात्रा में दिया जाता है, आंतें उतनी मैच्योर नहीं होती है, तो गैस प्रोडक्शन होता है। जैसा भी आपने बताया हींग लगाते हैं यहाँ पे नाभि पे,
कुछ लोग हैं जो हल्दी लगाते हैं नाभि पे, वो हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी तो एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी हम्म इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी लिए होता है। हम्म तो अगर कोई इन्फेक्शन है तो हल्दी लगाई जाती है। ये पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन अच्छा। अभी आजकल इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फेक्शन कैसा है, उस जगह पे ब्लड है या मवाद है, या वहाँ पे अगर बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन है, वहाँ पे बैक्टीरिया अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो डायरेक्टली हल्दी लगाना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हल्दी तो नहीं लगानी चाहिए। बेबी रोता है कई बार, एक तो नॉर्मली रोता है, एक बार पेट में दर्द हो तब रोता है, तो कैसे पता चले कि पेट में दर्द की वजह से रो रहा है? देखो ये तो मीन्स हम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है। बच्चे को अगर बच्चा बहुत ज़ोर लगा के रो रहा है, बच्चा लाल हो जाता है, तो हमें लगता है कि बच्चे को गैस हो रही है। लेकिन अगर बच्चा हंगर क्राई, जैसे हंगर क्राई होता है कि बच्चे का पेट पूरा नहीं भरा होता है, तब बच्चा रोता है, तो ये बच्चे कुछ क्यूज़ देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा भूखा है या बच्चे का पेट दर्द हो रहा है या बच्चे की नैपी, ये सब हमें चेक करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम सिर्फ रोने के तरीके से नहीं पता लगा सकते हैं। और कुछ लोगों में एक चीज़ होती है, बच्चे को ऊपर उछालते हैं, वो उछाल उछाल के कैच हम्म करते हैं, ये सही है, करना चाहिए नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि इससे इंजरी हो सकती है। हम्म ज़्यादा उछालने से बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिट अगर बच्चा आगे करता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेफड़ों में अगर चला गया खाना तो हम्म नुकसान हो सकता है, निमोनिया, कोई भी एस्पिरेशन हो सकता है। तो ये उछालना ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं दोनों हाथ पकड़ के बच्चे को घुमाते हैं, ऐसे झुलाते हम्म हैं, ये भी करना चाहिए? एक लिमिटेशन में, मॉडरेशन में ठीक है, हम्म पर बहुत ज़्यादा तो हार्मफुल होता है। बट ये भी थोड़ी एज होने के बाद में छोटे को नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के जॉइंट्स बहुत लूज़ होते हैं। हम्म अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो उनके जॉइंट्स निकल सकते हैं, हम्म कोई इंजरी हो सकती है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो ट्रॉमा हम्म हो सकता है। बड़े बच्चों को भी मॉडरेशन में, अगर ज़्यादा हमने खींचा है तो उनको कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। तो हर चीज़ मॉडरेशन में, बच्चे के साथ खेलना, प्लेफुल एक्टिविटी करना नॉर्मल है, बट बहुत एक्सेसिव नहीं करना है। पहले क्या होता था जब छोटे थे, तब दादा दादी या मम्मी पापा पकड़ के हम्म मालिश करते थे शरीर पे। हाँ। तो ये मालिश क्यों करते हैं? मालिश करके ऐसे धूप में पटक देते थे, भाई खेलो अब तुम यहाँ पे। हम्म। तो इससे कुछ गैस की इन सब का लेना देना होता है मालिश से? गैस का तो नहीं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली अच्छा होता है। हम्म जब मालिश करते हैं बॉडी ऑर्गन्स में, सब है, मसाज होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। अच्छा। ब्लड फ्लो अच्छा होने से क्या, नींद अच्छी आती है, हम्म जो भी बच्चे ने खाया है वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है क्योंकि ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा होता है बॉडी में। हम्म तो इसका ये रीज़न है कि मालिश की जाती है ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे, बच्चे को नींद अच्छी आए। बट ऐसा नहीं है, मालिश भी एक मॉडरेशन में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे को प्रेशर लगा लगा के बहुत ज़्यादा, जैसे घर पे दाइयाँ करती हैं कि एकदम बच्चे को पूरा तोड़ मरोड़ दबा, देती है, हाँ, हाँ। वो नहीं करना चाहिए। हम्म एक लिमिटेशन में, मॉडरेशन में करना किस चाहिए। चीज़ की करना चाहिए मालिश जनरली? ऑयल, नॉर्मल ऑयल, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, हम्म कोकोनट ऑयल की मालिश की जानी चाहिए। अच्छा, मार्केट से कुछ ऐसे कई सारे आजकल तो प्रोडक्ट आते हैं, हाँ, लोग उनसे भी करते हैं, तो कौन सा ऐसे करते हैं नुकसानदायक है क्या? प्रोडक्ट्स, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स केमिकल वाले ही होते हैं। हम्म तो सबसे बेस्ट बच्चे के लिए नेचुरल जो ऑयल होता है हम्म वो ठीक रहता है। मॉइस्चराइज़र हम विंटर्स में थोड़ा सा, जब बच्चे की स्किन ड्राई हो रही है तो हम यूज़ कर सकते हैं। हम्म बट मालिश के लिए हमको कोई ऐसे अलग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए कि हम मॉइस्चराइज़र या कोई लोशन से मालिश कर रहे हैं। हम्म मालिश के लिए सिर्फ ऑयल का यूज़ करना चाहिए। वो जो बच्चों में अलाइयाँ निकल आती है उसकी वजह से पाउडर लगाते हैं, तो इन पाउडर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। गर्मी का भी अगर सीज़न है, गर्मी वाला टाइम है, हम्म तो बच्चे को कपड़े थोड़े कम कर दिए जाएं, सूती कपड़े पहनाएं, हम्म हवा के नीचे रख दें। लेकिन पाउडर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पाउडर में बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। वो फाइन पार्टिकल्स जो हैं बच्चे के नोज़ में जा सकते हैं, बच्चे को इरिटेट कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं। तो पाउडर अवॉइड करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बार बार हिचकियाँ आती है, क्यों आती है हिचकियाँ? हिचकियाँ एकदम नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है। कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, हम्म जैसे हिकअप्स, हिचकियाँ आना, हम्म छींकना, हल्का फुल्का खांसना, ये हम्म बॉडी के नॉर्मल रिफ्लेक्स हैं जब बच्चे की बॉडी एडजस्ट हो रही होती है या फूड नीचे जा रहा होता है फूड पाइप में। तो जो आंतों के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेरिस्टाल्सिस होती है, उसकी वजह से भी हिकअप्स आ जाते हैं। तो ये एकदम नॉर्मल है, इसके लिए हमें इसमें कुछ कोई नहीं डरने करना, वाली कोई बात नहीं? डरने वाली बात नहीं है। अच्छा। और होता है पेट में कुरकुरे चलना, बच्चों में एक अलग ही यूज करते हैं लोग टर्म, ये क्या होता है कुरकुरे चलना मतलब? ये लोकल नॉर्मल टर्म है। हम्म जब बच्चे के पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है हम्म तो उसको हम बोल देते हैं कुरकुरे चलना, बट ये एक नॉर्मल गुड़गुड़ाहट या गैस की साउंड होती है, या पेरिस्टाल्सिस, जो आंतों के, जब फूड को जो डाइजेस्ट कर रही होती है, जो मूवमेंट होता है, वो इस टर्म को यूज़ किया जाता है।
बुखार आता है कई बच्चों में, कई बच्चे गर्म रहते हैं, तो गर्म इतने रहते हैं कि कई बार तो जनरली मान लेते हैं कि नॉर्मली गर्म है, लेकिन बुखार होता है एक्चुअली उनको, तो कैसे पता चले कितना बुखार सीरियस होता है? देखो, बच्चे के गर्म होने का दो रीज़न होते हैं। एक तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत ओवर कवरिंग कर देते हैं बच्चे को। हम्म, अभी जैसे सर्दी का सीज़न है, हम्म, तो बच्चे को क्लोथ पहना दिया, उसके बाद स्वेटर पहना दिया, उसके हम्म, बाद शॉल कंबल। हम्म, ज़्यादा कवरिंग करने से भी बच्चे गर्म हो जाते हैं। तो हमको अच्छा, सबसे पहला तो यही करना है कि उसकी कवरिंग कम करनी है, लेयरिंग कम करनी है। कम करने के बाद अगर बच्चे का टेम्परेचर हमको लगता है कि नॉर्मल हो गया है, तो वो बुखार नहीं था। बाकी हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। 100 या 100 से ऊपर का अगर टेम्परेचर है, तो हम्म, उसी को हम फीवर बोलते हैं। उससे अच्छा, नीचे अगर 99 टेम्परेचर आ रहा है, हम्म, 99.8 आ रहा है, हम्म, तो वो फीवर नहीं है, वो जस्ट टेम्परेचर रेगुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो बच्चे में कॉमन होता है। तो उस कंडीशन में हमको कोई दवाई नहीं देनी है। पर अगर 100 से ऊपर आ रहा है, 101, 102 आ रहा है और बार बार आ रहा है, कवरिंग हटाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो रहा, तब हमको दवाई देनी है और तब फिर हमको डॉक्टर के पास जाना है। कई लोगों को ऐसे होता है कि बुखार में ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, कितने कपड़े नॉर्मल होते हैं? ये तो टेम्परेचर या अपना वेदर सीजन पर डिपेंड करता है। हम्म, अगर गर्मी है, हम्म, सिंगल लेयर ऑफ क्लोथ सूती कपड़े हम्म, वो सफिशेंट है। हम्म, सर्दी का सीज़न है तो हम जो लेयरिंग करते हैं कि कपड़ा उसके ऊपर स्वेटर, वो ठीक रहता है। उसके बाद फिर हमको जो अगर फीवर है तो हमको फीवर की दवाइयाँ देनी है। बहुत ओवर लेयरिंग भी नहीं करनी है और अंडर कवरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया दोनों के लिए प्रोन होते हैं। कि ज़्यादा कवरिंग कर दी हम्म, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको हम्म, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हम्म, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, ये भी बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। और एक हाइपोथर्मिया होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हमने थोड़ा सा कपड़ों की कवरिंग कम करी है, बच्चे ठंडे हैं, हाथ में पैरों में सॉक्स वगैरह नहीं पहनाए और हम बाहर ले गए, बच्चा ठंडा हो गया, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो एक एवरेज अमाउंट ऑफ क्लोथ होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सीज़न। ऐसे भी होता है कि सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है या शाम डलते डलते ज़्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर? नहीं, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, तो हम्म, वो अकॉर्डिंगली अपन कपड़े बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। दिन में टेम्परेचर गर्म रहता है। छोटे बच्चों में जब खांसी जुकाम हो जाती है तो लोग उनको भाप देते हैं, तो भाप देना चाहिए, नॉर्मल है देखिए, स्टीम देना? भाप देना मतलब भाप हम तब स्टार्ट करते हैं जब बच्चा खुद से कोऑर्डिनेट कर पाए, जब बच्चे को पता है कि ऐसे स्टीम लेना। छोटे बच्चों में भाप नहीं दे सकते हैं। अच्छा, भाप जो घर का जो स्टीमर होता है, हम्म, उससे हम भाप नहीं देते, क्योंकि भाप की स्टीम कभी कभी ज़्यादा बच्चे के फेस तक जा सकती है, इंजरी कर सकती है। कभी गर्म पानी के छींटे बच्चे को लग सकते हैं। ये सिर्फ बड़े बच्चों में ही किया जाता है। छोटे बच्चों में, जिसको हम एक मशीन बोलते हैं नेबुलाइजर मशीन, वो अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर सुपरविज़न ही दी जाती है। बाकी भाप स्टीम छोटे बच्चे को नहीं दी जाती। बड़े को भी कि भाप का भी अलग अलग टेम्परेचर होता है, किसी को ज़्यादा गर्म ठंडी कम? नहीं, भाप का तो एक ही टेम्परेचर फिक्स होता है कि हम जस्ट कनेक्ट किया और स्टीम आती है। हम्म, तो वो स्टीम इसीलिए किसी के ऑब्जर्वेशन में हमेशा पेरेंट्स या कोई घर वाला साथ में होना चाहिए। बच्चा बहुत पास में मुंह ना रखे, एकदम से पानी के छींटे ना आए, एकदम से गर्म भाप ना आए। तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ होता है, तो जनरली तो अवॉइड ही किया जाता है, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो खांसी जुकाम होने पर कुछ घरेलू नुस्खे जो आप एडवाइस करना चाहोगे लोगों को? देखिए, घरेलू नुस्खे में एक तो यही होता है कि गर्म पानी दिया जाए बच्चे को, हम्म, गुनगुना पानी, गर्म पानी। और ठंडी चीज़ें सारी अवॉइड करनी, क्योंकि बच्चे को नहीं समझ में आता कि अभी कोल्ड है, ठंडा नहीं है, नहीं लेना है। तो फ्रिज के कोई भी आइटम नहीं देने हैं। जो छाछ दही या कोई खट्टी चीज़ें हैं वो नहीं देनी है। देना क्या है कि गर्म दूध दे सकते हैं, दूध में हल्दी मिला के अदरक वाली चीज़ें हम दे सकते हैं, हम्म, सूप दे सकते हैं गर्म। ये सारी चीज़ें हमको देनी है। खाना भी हमको हल्का देना है उस टाइम पे, जो पचाने में इजी हो, क्योंकि जब भी कफ कोल्ड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, बच्चे की बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, वो और वीक हो जाता है, तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता कुछ भी। तो हमको ऐसा खाना देना है जो इजी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे दलिया हुआ, खिचड़ी हुआ, या दाल का पानी, या दाल नॉर्मल मूंग की दाल। तो बस इतना आप दे सकते ये बड़े बच्चे के लिए हैं। बता बड़े रहे हो? बच्चे के लिए। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ सिर्फ डॉक्टर को दिखाओ? छोटे बच्चों के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग ओनली, और बाकी जो डॉक्टर सजेस्ट करे। पर जो 6 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं, उनको मेडिकेशन हम कम से कम देते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ही देते हैं। वो भी आपको अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। हमेशा 6 महीने से छोटे बच्चे को डॉक्टर को ही दिखाना है। कुछ बच्चों में जैसे ऐसे हो जाता है जुकाम के टाइम नाक बंद हो जाते हैं, सांस नहीं आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए फिर? हम लोग नेज़ल ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हम्म, नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं जो 2-2 ड्रॉप्स बच्चे की नाक में डाली जाती है। तो
जो नाक में जो भी जमा हुआ सिक्रेशंस रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो भी नेज़ल सिक्रेशन से हम लोग स्पिट आउट कर सकते हैं, पर बच्चे नहीं कर सकते, तो वो नाक में जम जाता है और उनको परेशानी देता है। तो नेज़ल ड्रॉप से वो आसानी से निकल जाता है। कुछ घरेलू उपाय जो आप एडवाइज करना चाहो? देखो, छोटे बच्चे को तो अपन बहुत कुछ नहीं करते, बस उनको तो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को एक तो ठंडे टेम्परेचर में ना रखें, एनवायरनमेंट गर्म हो, अच्छे से कवरिंग करके रखें, हमेशा उसका सर, हाथ और पैर हमेशा ढका होना चाहिए। कब एंटीबायोटिक देना सच में ज़रूरी होता है कि अब तो एंटीबायोटिक देनी ही पड़ेगी, जो आप डॉक्टर अक्सर देखते हो? देखिए, एंटीबायोटिक रूटीनली प्रिस्क्राइब नहीं करते। जब भी फर्स्ट विजिट होती है या बच्चे की बीमारी 3 दिन से कम की होती है, कि आज ही बच्चे को फीवर आया है या फीवर आते हुए 2 दिन ही हुए हैं, तो हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करते। जब बच्चे को 3-4 दिन से ज़्यादा का बुखार हो गया है या और बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे बच्चे की सांस तेज चल रही है, जैसे जैसे पसलियाँ चलना बोलते हैं, निमोनिया के लक्षण होते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे मेनिंजाइटिस हुआ, तो ये सब हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें जब लगता है कि इन्फेक्शन के सिम्टम्स पॉजिटिव हैं, तभी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है, अदरवाइज एंटीबायोटिक हम रूटीनली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। कई बच्चे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका मतलब ऐसे होता है कि इम्यूनिटी कमजोर है इसलिए बार बार बीमार पड़ रहा है? बच्चे जनरली बीमार पड़ते हैं बार बार, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे, एक तो उनका इम्यून सिस्टम डेवलप ही हो रहा होता है, वीक नहीं होता है, इम्यून सिस्टम उनका डेवलप हो रहा होता है। अभी बच्चे पैदा हुए हैं, हर चीज़ डेवलप हो रही है, तो अभी किस स्टेज पे बच्चा बीमार पड़ा है, पर जनरली बोलते हैं 1 साल 2 साल तक बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसीलिए 1 साल तक के बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अच्छा। उनको इसीलिए हम पहले यही कोशिश करते हैं कि एक तो इन्फेक्शन से बचाओ। अगर इन्फेक्शन हो ही गया है तो उनको जो उनकी एज के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन सुटेबल है वो देते हैं। इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क, जो इनिशियल 6 मंथ पे जो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मदर की सारी इम्यूनिटी है वो मिल्क के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मतलब मदर मिल्क जो है वो अमृत है बच्चे के लिए। तो जो 6 महीने में उसने इम्यूनिटी ली है, वो उसको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है इन्फेक्शन से लड़ने में। तो इनिशियल 6 मंथ ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद में जो हम ऊपर की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं, जैसे सब्जियां, दालें, जो भी घर में जो रूटीन जो बनता है वो सब देते हैं, तो न्यूट्रिशन के थ्रू बच्चे की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। साथ में फिजिकल एक्टिविटी जो अकॉर्डिंग टू एज रहती है, वो बच्चे की हेल्थ अच्छी रखती है। जैसे कहते हैं कि मिट्टी में खेलने से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है, बट उससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन से एक्सपोज होता रहता है, सिम्टम नहीं आते, बट बच्चा इन्फेक्शन से एक्सपोज होता रहता है, तो हमारी बॉडी फाइट करना सीख जाती है, इन्फेक्शन से कैसे लड़ना है वो हमारी बॉडी सीख जाती है। तो इसीलिए ओवर सेंसिटिव बच्चों को नहीं बनाना चाहिए, कि हम कभी बच्चे को ज़मीन पे नहीं खेलने दे रहे हैं, बच्चे को हमेशा साफ साफ इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, वो भी आगे चल के बच्चे को जल्दी जल्दी बीमार करता है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर बच्चे को थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए, कि मिट्टी में खेलना है, बाहर छोड़ना है, बच्चा ज़मीन से उठा के कुछ खा रहा है तो उसको खाने देना है, ये उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप होने का ही एक पार्ट है। हाँ, ऐसे होता है ना कि कई गांव के बच्चे होते हैं, एक तो जो मिट्टी में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, कूदते खेलते हैं। एक शहर का बच्चा होता है जो कभी मिट्टी में पैर भी नहीं रखता, तो दोनों में से जल्दी बीमार होता है शहर वाला। हम्म। ये फिर इसके लिए लोग बोलते हैं कि मिट्टी में खेलते हैं इस वजह से बीमार नहीं होते बच्चे। हाँ, क्योंकि वही होता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ जा रहे होते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है कि कोई भी बाहर से एंटर हुआ बॉडी में तो उस पर अटैक करना है। तो बहुत थोड़े अमाउंट में अगर बैक्टीरिया या वायरस गए हैं, हमारी बॉडी एक्टिव है, उसको मार देगी। तो वो बॉडी धीरे धीरे सीख जाती है कि इन्फेक्शन से कैसे फाइट करना है। पर जब कभी कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी में आया ही नहीं है, जैसे हम रखते हैं कि बच्चे को एकदम सेंसिटिव इन्वायरमेंट में, फिर सडनली कभी कोई इन्फेक्शन आता है तो बच्चा एकदम से रिस्पॉन्स, उसे समझ ही नहीं आता है बॉडी को कि अचानक क्या हो गया है। 3-4 साल से बॉडी इनर्ट पड़ी है, उसे लड़ने की आदत नहीं है, सडनली बच्चे बीमार पड़ते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मौसम चेंज होते टाइम भी बच्चे बीमार होते हैं? हाँ, ये नॉर्मल फिनोमेना है, जैसे मौसम चेंज हुआ है, अभी तक हमारी बॉडी गर्म इन्वायरमेंट में रहने के हिसाब से एडजस्ट थी, सडनली कोल्ड आया है तो बॉडी हमारी एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि हमें आदत है वेदर चेंज की, कि अब ऐसा होगा, गर्मी के बाद बारिश होगी, फिर सर्दी आएगी। बट छोटे बच्चों की बॉडी एडजस्टेड नहीं होती है, तो ये बॉडी एडजस्टमेंट ही होता है, बीमार नहीं बोल सकते हम, पर जो सर्दी खांसी ये सब होना, ये बॉडी एडजस्टमेंट है जो 2 से 3 दिन में
नॉर्मल हो तो उसमें जाता है। चिंता करने वाली कोई चिंता बात करने वाली कोई बात नहीं है, जब तक कि बच्चे को फीवर नहीं आ जाता या बच्चा सुस्त हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, पेशाब कम कर देता है। कुछ डेंजर साइन या रेड फ्लैग साइन हम लोग बोलते हैं, जब वो साइंस आ जाते हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ चिंता की बात है। तो वो यही होते हैं कि टॉयलेट कम कर रहा है बच्चा, सुस्त है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है, खा पी कम रहा है, या बच्चे की सांस तेज चल रही है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो चिंता की बात है, हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर को। ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइन है जिनको आने के बाद में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए ये बिना कोई इंतजार किए? जी, एक तो टॉयलेट जो हम्म, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेशाब अगर बच्चा रूटीनली घर में 5 से 7 बार पहले करता था, हम्म, अब उसका पेशाब सडनली आना कम हो गया है, 1 से 2 बार ही आ रहा है। या कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा रात में सोया है और सुबह तक उसने पेशाब नहीं किया है, तो उसको हमें लाइट नहीं लेना है। दूसरा, एक तो खाना नहीं खा रहा है, 24 घंटे से बच्चे ने खाना नहीं खाया है या पानी नहीं पिया है। तो खाना नहीं खाना मतलब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से बॉडी जल्दी वीक हो जाती है। हम्म, तो ये होता है। बाकी बच्चा सुस्त है या हम्म, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, दोनों ही लेवल बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बहुत सुस्ती ना हो, बहुत ज़्यादा बच्चा चिड़चिड़ा ना हो। और अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो उसका डेंजर साइंस होता है पसलियाँ चलना। जब बच्चा सांस ले रहा है तो खींच खींच के सांस ले रहा है, नाक उसकी फूल रही है, गर्दन की जो पसलियाँ हैं वो तेज़ चल रही हैं, वो डेंजर साइन है। जब बच्चे का पेट फूल रहा है अगर, वो एक डेंजर साइन है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से डॉक्टर के पास जाना है। एक टर्म काफ़ी सुनते हैं, कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम टर्म क्या होता है? ये कोलेस्ट्रम मिल्क है, मदर मिल्क है। हम्म, जब माँ जो है बच्चे को डिलीवर करती है तो जो हम्म, पहला दूध आता है हम्म, वो कोलेस्ट्रम होता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब उसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो इम्यूनिटी, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म, ये गाढ़े पीले रंग का एक सब्सटेंस होता है हम्म। जो इनिशियली ही सिक्रीट होता है। एक बार वो सिक्रीट हो गया, उसके बाद वो सिक्रीट नहीं होता, तो वो हमको बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप को एक कन्फ्यूजन रहता है अपने बच्चों के लिए कि कब से उसको सॉलिड खाना देना चाहिए, मतलब ठोस खाना। पहले तो उसको पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन ठोस खाना कब से स्टार्ट करें? देखिए, जो 6 मंथ के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, हम्म, तो शुरू के 2 महीने हम लिक्विड पे रखते हैं। हम्म, उसके नेक्स्ट जो 2 महीने रहते हैं उसमें हम सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं। उसके अगले 2 महीने, जैसे 10 महीने से 12 महीने का जब टाइम होता है, तब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो जो, जैसे मैं बताऊं कि 6 महीने से जो 8 महीने का बच्चा है, हम्म, लिक्विड यानी कि जैसे दाल का पानी है, चावल का पानी है, हम सिर्फ उसी पे रखते हैं। 8 से 10 महीने पे बच्चे को हम सेमी सॉलिड, जैसे कोई भी फ्रूट की प्योरी बना के वो हम खिला सकते हैं। जो सूजी की जो खीर वगैरह होती है वो हम खिला सकते हैं। जो प्रॉपर सॉलिड है वो 10 महीने के बाद में, 10 से 12, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, तब हम पूरा सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल सबसे अच्छा खाना क्या होना चाहिए पहला खाना बच्चे के लिए? जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड हम्म, स्टार्ट करते हैं, हम्म, तो वो हम दाल का पानी से स्टार्ट करते हैं, पानी से स्टार्ट करेंगे, अच्छा। क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बच्चा सिर्फ दूध ही दूध पे था, उसे हम्म, दूध के अलावा और कुछ नहीं पता था। हम्म, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसे डाइजेस्ट करने में उसे मेहनत करनी पड़े या उसके शरीर को पचाने में मेहनत करनी पड़े, क्योंकि वो गैस प्रोडक्शन या डाइजेशन इश्यूज़ कर सकती हैं। तो हमको एक तो ऐसी चीज़ देनी है जो पचाने में ईजी हो और स्वलो करने में, जो निगलने में बच्चे को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उस टाइम पे दांत भी नहीं होते हैं, तो बच्चे को चबाना ना पड़े, उनके मसूड़ों को तकलीफ़ ना हो। तो दाल का पानी या चावल का पानी, पानी वाली चीज़ें बेस्ट है। आप नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं उस टाइम पे। तो मार्केट में आजकल बच्चों के पैकेज फूड आते हैं, एक होता है घर का खाना, दोनों से बेस्ट कौन सा बच्चों के लिए? ये बेस्ट तो हमेशा जो नेचुरल घर का खाना होता हम्म, है वही बेस्ट होता है। हम्म, ये जो पैकेज फूड हैं, जैसे सेरेलैक वगैरह जो होते हैं, हम्म, वो हम उन्हीं कंडीशन में सजेस्ट करते हैं जब हम्म, घर का खाना अवेलेबल नहीं है। जैसे मदर या तो वर्किंग है या पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं, बच्चा केयर टेकर के साथ में रहते हैं, खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड की तरह ये जो मार्केट वाले फूड हैं वो सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ घर का खाना जो नेचुरल फूड है वो बेस्ट है। कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं जो जैसे उनको खाना खिला रहे हैं उस टाइम पे मुंह बंद कर लेंगे या वापस निकाल देंगे, तो इस कंडीशन में घर वालों को क्या करना चाहिए? ये नॉर्मल फिनोमेना है, ये हर बच्चा करता है। हम्म, और इसका रीज़न भी वही है कि बच्चे को अभी तक टेस्ट नहीं पता था इन हम्म, चीज़ों का। हम्म, अब हम हमारे साथ ही सोच लें कि हम
प्रॉपर इंडियन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, सडनली हमको किसी एरिया में लेके चले जाएं जहाँ पे हमारा खाना नहीं मिलता है, कोई दूसरा डिफरेंट खाना मिलता है, तो हमें प्रॉब्लम आएगी। हम मुंह में लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट, फिर निकालेंगे। वही सेम सिचुएशन बच्चे के साथ होती है कि उसे सडनली कोई हम फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्पिट करेगा। बट अच्छा। ग्रेजुअली जब हम वो फूड री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बार बार बच्चा निकाल रहा है, हम फिर दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। तो हमें नहीं थकना है कि अरे हमने बच्चे को मुंह में दिया है, उसने निकाल दिया है, तो हमें कोशिश करते रहनी है। ग्रेजुअली बच्चा खाना सीख जाता है। तो मीठा और नमक खाना कब से शुरू करना चाहिए? ये आफ्टर 1 ईयर ही हमको स्टार्ट करना है। 1 साल से हम्म। पहले नो सॉल्ट नो शुगर। जब बच्चे को टेस्ट पता नहीं होता है तो जैसे उसको एक तो मीठा खिला रहे हैं, एक दूसरा खिला रहे हैं नमक, तो नमक के टाइम तो मुंह बना लेगा और मीठे के साथ में बहुत अच्छे से खाएगा, ऐसा क्यों करता है बच्चा? ये देखो टेस्ट बड डेवलप हो रही होती है, हम्म। तो अब पर्सन टू पर्सन है। किसी बच्चे को, कोई बच्चा मिर्च मसाले के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि कोई हम्म। बच्चा है सिर्फ नमकीन ही खाएगा, मीठा नहीं खाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको स्वीट ज़्यादा पसंद आती है, तो ये पर्सन टू पर्सन, उनकी टेस्ट बड किसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो उनको अच्छा लगने लग जाता है। पानी कितना पिलाना चाहिए बच्चे को? पानी आफ्टर 6 मंथ हम स्टार्ट करते हम्म। हैं। इनिशियली तो 2-3 स्पून पर डे के हिसाब से 2-3 स्पून दिया। ग्रेजुअली हम बढ़ाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रहता है कि हमने क्या खाना खिलाया है। जैसे मैंने बताया कि शुरू के 2 महीने तो हम सिर्फ लिक्विड बेस्ड ही दे रहे हैं, तो उसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो जस्ट 2-3 स्पून पर डे उतना सफिशिएंट रहता है। बट आफ्टर 8 मंथ हम सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम्म। उसमें हम ग्रेन का पार्ट भी लेंगे, तो पानी ज़्यादा चाहिए। तो हम्म। उस वो जो ग्रेन हम बना रहे हैं एकदम लिक्विड जैसा हो जाए, सेमी सॉलिड, वो इंट्रोड्यूस करना है और दिन भर में 4 से 5 बार उसको पानी पिलाना है। और उसके बाद तो बच्चा डिमांड करने लग जाता है, तो एज डिमांड हम बच्चे को दे सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलते टाइम पानी भूल जाते हैं, पानी नहीं पीते, तो कितनी बार ऐसे होते हैं कि उनको पानी पिला देना चाहिए घर वालों को दिन में? देखो, हमको 3-4 घंटे हमें बस टाइम देखना है। 3-4 घंटे के बाद बच्चे को पानी देना है। कितना? और वो भी डिपेंड, एज क्या है बच्चे की। हम्म। अगर छोटा बच्चा है, मीन्स 6 to 8 मंथ्स का है, स्पून से हम पानी 1 स्पून 2 स्पून देंगे, सफिशेंट है। उसके बाद में आफ्टर 8 मंथ्स हम 3-4 चम्मच दे दिया। 10 मंथ्स के बाद हम हाफ ग्लास दे सकते हैं एक साथ। कुछ बच्चों में जैसे कुछ खाना खिला रहे हैं या पानी पिला रहे हैं, कई मार्केट की चीज़ें खिला रहे पिला रहे हैं, तो एलर्जी हो जाती है, तो ये कैसे अवॉइड करें? एलर्जी ऐसा है कि पर्टिकुलर किस सब्सटेंस से हो रही है, मतलब एनवायरनमेंट में जितने भी सब्सटेंस हैं हम्म। उसके लिए सब एलर्जिक हो सकते हैं। मतलब मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, ज़रूरी नहीं है किसी और को उस चीज़ से एलर्जी हो। तो एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे इचिंग होना, रैशेज़ आ जाना। जब हमें पता चलता है कि बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करना है। एलर्जी का और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कि हमने कोई दवाई दिया और एलर्जी ठीक हो जाएगी। एलर्जी अगर जिस चीज़ से है, लाइक किसी को मिल्क से एलर्जी हो जाती है, किसी को एग से एलर्जी होती है, किसी को पीनट से एलर्जी है, हम्म। अगर वो उससे एलर्जी है तो वो अवॉइड ही करना है। अच्छा। एलर्जी आइडेंटिफाई उसी से होती है कि जब वो सब्सटेंस बॉडी में गया है, उसके इमिजिएटली रैशेस या इचिंग या स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें वो नोट करना है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके जस्ट बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई। वो खाने की चीज़ भी हो सकती है, वो कोई क्लोथ भी हो सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्लोथ के मटेरियल से प्रॉब्लम हुआ, या कोई इन्वायरमेंट भी हो सकता है, लाइक पोल्यूशन हुआ, या पॉलन ग्रेन्स हुए, कोई ग्रास हुई, हम्म। कोई इंसेक्ट हुआ। तो हम्म। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे रैशेस आए। अच्छा, घर पे कुछ उपाय जिसकी वजह से उसको ठीक कर सके जिनसे? उनको ठीक नहीं कर सकते। जैसे अगर एलर्जी के सिम्टम्स आए, जैसे रैशेज़ हुआ, इचिंग हुई, तो हम्म। हम कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, बट मेडिसिन से ही फिर वो रैशेज़ जाएंगे, तो हमको मेडिसिन ही लेनी है, तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना है। क्योंकि एलर्जी माइल्ड, मॉडरेट टू सिवियर तक हो सकती है। मतलब एलर्जी की कैटेगरीज होती हैं, और ऐसा नहीं है कि एलर्जी हुई तो वो माइल्ड ही होगी, वो अच्छा। सडनली भी सीवियर में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम्म। एलर्जी के केस में तो हमको तुरंत हॉस्पिटल ही जाना है। वो हो सकता है हमें इंजेक्शन की भी नीड पड़ जाए, हो सकता है मेडिसिन से ठीक हो जाए। स्किन के अलावा छींकें आना ये सब भी हो जाती है? हाँ, छींके आना तक नॉर्मल है, पर अगर सांस में तकलीफ होती है, ये भी एक एलर्जी का साइन है कि हम्म। सडनली, जैसे एस्थमा है, एस्थमा इज़ काइंड ऑफ एलर्जी। हम्म। तो एस्थमा में होता है कि सांस में तकलीफ हो जाती है, तो वो बिना नेबुलाइज कराए, बिना भाप लगाए वो ठीक नहीं होती, और सीवियर हो जाती है तो वो इंजेक्शन से ही ठीक होती है। मैं किसी डॉक्टर का कोई पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे किसी बच्चे में अगर स्किन की कोई बीमारी होती है बचपन में, तो आगे चल के वो अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की
बीमारी को पैदा कर लेती है वो, हम्म। क्या सच है ये? हाँ, देखो जो एलर्जी होती है वो एलर्जी हमें हो सकता है शुरुआत में स्किन को अफेक्ट कर रही हो, बट इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि वो पर्सन की बॉडी एलर्जी के लिए टेंडेंसी रखती है, तो बाद में चल के अस्थमा भी हो सकता है, बाद में चल के और भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो हो सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन एलर्जी के लिए प्रोन है तो आगे कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो उनका वेट काफ़ी कम होता है, दुबले पतले होते हैं, तो उसके लिए घर वालों को क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन ही है कि एक बैलेंस डाइट बच्चे को देनी है। बैलेंस डाइट में यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए, एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। बच्चा साथ में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करे, ऐसा नहीं कि खाया और बच्चा घर में ही है, फिजिकल एक्टिविटी पे हमको ध्यान देना है। तो जब बैलेंस डाइट जाएगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी। एक बच्चे को पैदा होने के बाद में बैठने की आइडियल एज कौन सी होती है कि इस एज में बच्चे को बैठ जाना चाहिए, बैठा रहना चाहिए कि ना चाहिए? 6 मंथ पे हम विद सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बैठे। 6 मंथ पे विद सपोर्ट बैठना चालू होता है, फिर ग्रेजुअली जब 7 मंथ का होता है तो बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठना चालू हो जाता है। अच्छा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5-10 डेज ऊपर नीचे चलता है, बट 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ बच्चा स्टार्ट करता है। कितनी एज तक नहीं बैठ रहा है, कितने महीने तक, तो ये चिंता की बात है? 8-9 मंथ्स तक अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है तो फिर चिंता की बात है। जो उसकी अपर लिमिट है, लाइक 7 मंथ हम बोलते हैं कि बच्चा बैठना चाहिए, नहीं बैठता है हम 1 मंथ और वेट करते हैं, बट 8 to 9 मंथ्स पे अगर नहीं बैठ रहा है तो हम फिर सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलने फिरने की आइडियल एज कौन? चलना 1 साल पे बच्चा स्टार्ट करता है, तो हम 1 साल को लिमिट मानते हैं कि 1 साल या फिर 13 महीने, 12 महीने से लेके 13 महीने पे बच्चा चलना स्टार्ट करता है। पर चलना जब स्टार्ट करता है तो बच्चा पकड़ के किसी के सहारे से स्टार्ट करता है। 15 मंथ पे बच्चा ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट वॉक करने लग जाता है। तो अगर उसके बाद भी बच्चा वॉक नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो मैटर ऑफ कंसर्न है। और बोलने के लिए आइडियल एज? जो बच्चा 8-9 महीने पे एक सिंगल वर्ड बोलना चालू हो जाता है, जैसे माँ, पा, दा, ऐसा बोलना स्टार्ट होता है। फिर 10-12 मंथ पे वो लेटर बोलना चालू होता है, मामा, पापा, ऐसा। फिर उसके बाद में वो एक सेंटेंस बोलना चालू होता है। तो आफ्टर 2 मंथ गैप ये सब प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें लर्निंग का फ़र्क आता है कि जैसे किसी के माँ बाप सिखाते हैं उसको बोलना जल्दी, तो जल्दी सीखता है उससे? हाँ, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, पर जो एक डेवलपमेंट एज है उस पे ऑटोमेटिकली चीज़ें आती हैं, बट ये है कि चीज़ें कितनी जल्दी प्रोग्रेस करती है वो लर्निंग पर डिपेंड करता है। अच्छा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जन्मजात ही उनको सुनाई नहीं देता है, तो कैसे पता चले कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है? कितने दिन के अंदर पता चल जाना चाहिए ये बात? जैसे 7-8 मंथ्स पे बच्चे को हम जैसे बोलते हैं, कुछ भी कमांड देते हैं तो बच्चा टर्न होता है, फॉलो करता है, या उससे पहले भी जब हम बच्चे को कुछ साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, 3-4 मंथ के बच्चे होते हैं, तो हम टॉय लेके आते हैं बच्चे के पास में, टॉय को इस ईयर से लेके उस ईयर तक हम प्रोग्रेस करवाते हैं। तो बच्चा उस टॉय के साउंड की डायरेक्शन में अगर अपनी गर्दन घुमा रहा है, दैट मीन्स उसे सुनाई दे रहा है। बट हाँ, हमें विजुअल्स ब्लॉक करने होंगे, क्योंकि अगर बच्चे को दिख रहा है तो वो देख के भी टर्न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो सुन के टर्न हो रहा हो। तो दिखाई ना दे, बस सुनाई दे उसको, तो ऐसा करते हैं। तो बाकी टेस्ट भी होते हैं अगर हमको डाउट है। एक तो सबसे पहले बर्थ पे एक टेस्ट होता है, जैसे OAE बोलते हैं, तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज से पहले वो टेस्ट किया जाता है, जो एक प्रिलिमिनरी बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, वो करते हैं। उसके बाद 3 मंथ पे एक बैरा टेस्ट होता है, वो किया जाता है, उससे हमें पता चलता है कि बच्चा को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद में जब पेरेंट्स बच्चे से बात कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, उस हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। कई माँ बाप होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके कंपेयर करते हैं कि मेरा बच्चा तो 6 महीने में बैठना सीख गया, चलना सीख गया, तेरा अभी तक नहीं चलना सीखा। ये सही है, करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तो हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे का पोटेंशियल डिफरेंट है। कोई बच्चा 6 महीने पे बैठने लग जाता है, कोई 6.5, कोई 7 पे। तो हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, तो कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चा एट लास्ट जो उसको अचीव करना है वो अचीव कर लेता है। टारगेट होता है बैठना सीख जाना, चलना सीखना, बोलना सीख जाना। कुछ प्लस माइनस 1 मंथ रहता है, बट सब बच्चे कैच कर लेते हैं। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना एक बच्चे का दूसरे से। मोबाइल फ़ोन का बच्चों पे कितना असर आ रहा है? मोबाइल फ़ोन का तो मैं कहूँगी बच्चों पे ही नहीं, बड़ों पे, सब पे बहुत असर आ रहा है। बट वल्नरेबल पॉपुलेशन बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चे का ब्रेन होता है वो स्टिल डेवलप हो रहा होता है। जब बच्चा बर्थ लेता है उससे लेकर टिल 5 ईयर बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है।
ब्रेन ऐसा नहीं होता कि पैदा हुआ और उस दिन पूरा कंप्लीट डेवलप हो गया। 5 साल तक उसमें कुछ कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस चलती रहती है। बट अगर इस एज पे हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं तो मोबाइल के जो रेडिएशन है या जो मोबाइल में जो चल रहा है कि कंटिन्यूस आजकल बच्चे जो हैं वीडियोस देख रहे हैं, चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, तो जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं, जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो उस स्टेज पे रुकता तो नहीं है स्लो लेकिन हो जाता डिस्टर्ब है। हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसे जो चीज़ जिस तरीके से डेवलप करना था वो नहीं होके किसी अलग डायरेक्शन में जाने लग जाता है। 5 मंथ तक क्या होता है, अगर हम बच्चे को नहीं भी बता रहे होते हैं पर आसपास क्या चल रहा है वो ग्रैस्प कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है, वो सब डेवलप हो रही होती है। अब वो क्या सीख रहा है, वो मोबाइल की चीज़ें देख रहा है तो वो वही उसके दिमाग में जा रही है, तो उसके डेवलपमेंट को वो प्रॉब्लम दे रही है। तो मोबाइल तो बच्चों के लिए तो बहुत ही डेंजरस है, वो हमारे लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना बच्चों के लिए है। तो ये तो हमें इस पे ध्यान देना है, स्पेशली पेरेंट्स को देना है, क्योंकि जैसे बच्चे को खाना हम सिखाते हैं, खाना कैसे खिलाना है, तो मोबाइल या टीवी इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो अगर बच्चा हाँ उनको बच्चे को इंगेज करके रखना है तो वो मोबाइल दे देते हैं। पहले ये होता था कि घर में दादी नानी सब साथ में होते थे, तो हम नहीं संभाल पा रहे तो वो लोग संभाल लेते थे। अभी मोबाइल ऑप्शन रह जाता है, बट ठीक है, हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए बच्चों को, थोड़ा ग्रुप बने, बच्चों के साथ इंगेज हो बच्चे। मोबाइल तो बहुत कम, मोबाइल अवॉइड ही करना चाहिए, वरना दिमाग पे असर पड़ता है। आजकल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मोबाइल की वजह से जो ऑटिज़म और ADHD जो बीमारियाँ सुनी होंगी वो बहुत कॉमन हो रही है। पहले बहुत रेयर थी, ये 1000 में 1 को होती थी, अभी 100 में 1 को होने लग गई है। इनमें क्या होता है? ADHD ऐसा होता है, हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा हमें नॉर्मल से थोड़ा सा न्यूरो डेवलपमेंटली डिफरेंट होता है। हम बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चा हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा, वो अपने ही काम में बिजी रहता है, हम उसको आवाज़ दे रहे हैं वो नहीं सुनेगा, वो ग्रुप में खेलना पसंद नहीं करेगा, वो अपने में ही रहेगा। तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो आगे चल के भी उसे प्रॉब्लम देगा, और ये मोबाइल और टीवी ज़्यादा यूज़ करने का ही एक रीज़न है। तो ये हमको अवॉइड करना है। अब कुछ पेरेंट्स ने चलो ऐसा कर दिया है, बच्चा की आदत भी पड़ गई, अब ऐसा क्या करें कि वो सब इस चीज़ से दूर कर सके बच्चों को मोबाइल? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। आजकल इसको दूर करने के लिए जैसे प्ले स्कूल जैसी चीज़ें, या फिर जो एक्टिविटी क्लासेस होती हैं आप उसमें बच्चे को भेज सकते हैं। जैसे डांस क्लासेस होती हैं, स्विमिंग क्लासेस होती हैं, या कराटे क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हैं। आप क्लासेस में इंगेज करो, किसी एक स्पोर्ट में इंगेज करना चाहिए, बैडमिंटन हुआ या कोई भी गेम। आजकल क्लासेस का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम उसमें इंगेज कर सकते हैं, बजाय कि हम बच्चे को घर में रखें या टीवी मोबाइल चालू करके दे दें। कुछ बच्चे बचपन से बहुत स्मार्ट होते हैं, तो कैसे, कौन से साइन होते हैं जिनसे पता चले कि ये बच्चा स्मार्ट है, ये स्मार्ट नहीं है? वो स्मार्ट तो एक मीन्स रिलेटिव टर्म है, ये हम यूज़ कर रहे हैं इसका स्मार्ट। मतलब क्या होता है, तो स्मार्टनेस का मतलब? स्मार्ट वही होता है कि बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, बट हम किस रिस्पेक्ट में स्मार्ट बोलना चाह रहे हैं। कोई बच्चा होता है कि कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा है सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बच्चा स्मार्ट है और ये नहीं है। सब बच्चे स्मार्ट हैं, बट हमारे देखने का नज़रिया अलग हो सकता है कि ये पढ़ाई में है, ये पढ़ाई में नहीं है, बट वो किसी और चीज़ में है। तो हमें देखना है कि बच्चे की अच्छाई क्या है या बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो स्मार्ट हम नहीं बोल सकते किसी एक बच्चे के लिए या दूसरे के लिए नहीं है। किसी भी बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करें पेरेंट्स? जो बच्चे का ब्रेन है वो बर्थ से लेके 5 इयर्स तक डेवलप हो रहा है। हम्म, डेली ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो उसको आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमें यही करना है 5 ईयर तक कि बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज किया जाए जिससे उसका ब्रेन का हर पार्ट डेवलप हो। ब्रेन में ऐसा होता है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमें क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो टिल 5 ईयर बच्चे को इंगेज करके रखना है हर चीज़ में। हम अगर बच्चे को आइसोलेटेड छोड़ देते हैं या बच्चे को मोबाइल टीवी में इंगेज कर देते हैं तो उसकी लर्निंग प्रोसेस वहीं रुक जाती है। तो हमें बच्चे को इंगेज करके रखना है किसी न किसी एक्टिविटी में। जो स्टार्टिंग से बर्थ से लेके हमें ऐसा लगता है कि बच्चे से बात हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा, बच्चा नहीं बोल सकता, लेकिन हमें बच्चे से बात करनी है।
बच्चा चाहे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बट उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो चीज़ें ग्रैस्प कर रहा है। तो हमें बच्चे से बात करनी है, उससे अच्छी चीज़ें सिखानी है, चाहे बच्चा जवाब दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है। सेम एज़ फूड हैबिट्स डेवलप करनी है। जो हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी जाने देते हैं, बाद में सीख लेगा। लेकिन जब हम 10-12 साल की उम्र पे बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तब वो एज जा चुकी होती है। अभी हम बच्चा कह के जो छोड़ देते हैं वो एज सीखने वाली होती है। उस पे हम जो बच्चे के शरीर में या बच्चे के दिमाग में डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो जब बचपन में ही हमको चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। एक चीज़ और होती है, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई फास्ट फूड है मुझे खाना है, साथ में छोटा बच्चा है, उसको नहीं खिलाना है, लेकिन उसके सामने खा रहे हैं तो उसकी इच्छा तो होगी खाने की, लेकिन उसको अपन ये कह के अवॉइड करेंगे तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो क्या ऐसा करना चाहिए पेरेंट्स को? ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो बच्चे को चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने बच्चे को पहले खिला दिया कि टॉफ़ी दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो दे रहे हैं। बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे हमने पकड़ा दिए कि ठीक है अभी तो दे रहे हैं। पर बच्चे के लिए तो वो अच्छी चीज़ हो गई, बच्चे को नहीं पता कि ये न्यूट्रिशन वाला है, ये जंक फूड है। उसके लिए अच्छा हो गया, अब उसे नेक्स्ट टाइम भी चाहिए। तो फर्स्ट हम ही हैं जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम उसकी जगह कुछ अच्छी चीज़ें भी उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। तो हम डेफ़िनेटली अवॉइड करवा सकते हैं। एक बार हम ना बोलेंगे, 2 बार ना बोलेंगे, अगली बार बच्चा खुद ही नहीं लेगा। बट हम अगर देते गए तो फिर हमें बैक करना मुश्किल हो जाएगा। बेटर ऑप्शन ये भी तो है ना कि बच्चे के सामने ना खाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे के इम्पेक्ट करेगी उसके सामने करे ही ना, जैसे फ़ोन चलाना। बिल्कुल, बिल्कुल ये कर सकते हैं कि हम्म, बच्चे के सामने फ़ोन नहीं चलाएँ, टीवी नहीं चलाएँ, या टीवी देखें तो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हम्म, इनिशियली अगर हम रूल्स रेगुलेशन बनाएँगे हम्म, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, उसको टीवी आधे घंटे ही देखना है, मोबाइल चलाना है तो थोड़ी देर ही चलाना है। तो अगर हम शुरू से ही बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ढाल दें तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। इनिशियली हमने लॉन्ग आवर्स तक बच्चे को मोबाइल, टीवी दे दिया। अब जब बच्चे की आदत हो गई, अब हम बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी बिल्कुल। नहीं देखना है। तो हमने ही बच्चे को सिखाया, अब हम ही मना कर रहे हैं। तो हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि एक फ़िक्स करना है, लिमिटेशन है। बिल्कुल मना नहीं कर सकते क्योंकि आजकल सब यूज़ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं। तो हमको थोड़ा टाइम फ़िक्स करके उसको आगे कंटिन्यू करना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद चला रहे होते हैं, बच्चा साइड में आके बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं नहीं तू सो जा, तू ये खेल ले वो कर ले। बच्चा कैसे खेलेगा? आप भी टाइम नहीं दे रहे हो और फ़ोन चला रहे हो, उसको फ़ोन भी नहीं चलाने दे रहे, तो कैसे? हमें एग्जाम्पल सेट करना है, हमें बच्चे के साथ एंगेज होना है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, या तो हम लोग खेलें उसके साथ, उसके फ्रेंड्स हों, या फिर मोबाइल या टीवी। तो हमें अगर ऑप्शन नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ भेजें तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एज अ पेरेंट हमको बच्चे के साथ एंगेज होना पड़ेगा। कोई बच्चा जॉइंट फैमिली में बड़ा हो रहा है, एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में बड़ा हो रहा है, दोनों के सोशली कोई फ़र्क आता है मेंटलिटी में? हाँ, फ़र्क आता है क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो बच्चा हमारे पास पेरेंट्स के पास नहीं है तो बच्चे को नानी ने रख लिया, दादी ने रख हम्म, लिया, या चाचा चाची ने रख लिया। तो मल्टीपल लोग मल्टीपल चीज़ें सिखाते हैं। बट न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स अगर बिजी हैं, पेरेंट्स भी अपना पर्सनल कुछ काम करेंगे, तो बच्चा अकेले रहेगा, तो अकेले रहने के कारण उसको आइसोलेटेड रहने की आदत पड़ जाती है। वो सोशली उतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है, वो क्या बात करेगा। तो सोशल इंटरेक्शन थोड़ा सा पुअर होता है। बट उसके भी ऑप्शंस हैं कि बच्चे अलग अलग क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस में फ्रेंड्स के साथ में इन्वॉल्व हों, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर किसी के माँ बाप के रिलेशन अच्छे नहीं है, उसका बच्चे के ऊपर कोई इम्पेक्ट आएगा? बिल्कुल आता है कि बच्चे की जो मेंटल कंडीशन है हम्म, वो डिस्टर्ब हो सकती है। हम्म, बच्चा जो चीज़ें देखता है वो अगर वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे समझ नहीं आ रहा है। बच्चे का माइंड, बच्चे का ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, एक चिकनी मिट्टी की तरह होता है। हम हम्म, जो चीज़ उसके ऊपर डालेंगे वो वैसा ही ढलता जाएगा। हम्म, तो हम बच्चे के सामने झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे समझ नहीं आ रहा होगा। तो आगे चल के वो उसे इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। बच्चों की हाइट किस एज तक बढ़ती है कि इस एज के बाद में हाइट रुक जाएगी, अब हाइट नहीं बढ़ेगी? को फीमेल और मेल पैटर्न अलग होता है। हम्म, फीमेल की हाइट 10-12 ईयर्स तक बढ़ती है। हम्म, मेल में थोड़ा ये रेशो ज़्यादा होता है, 13-14 ईयर्स तक मेल की हाइट बढ़ती है। मतलब इस एज पे स्पर्ट होता है कि इस एज पे ग्रोथ एकदम से बढ़ती है। 14 ईयर के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता है मेल में, और फिर उसके बाद स्लो हो जाता है, उसके बाद स्टैटिक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी एज छोटी रह रही, मतलब एज बड़ी हो रही है लेकिन हाइट छोटी रह रही है,
तो अभी तो उसके कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके मम्मी पापा को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर सोसाइटी के बीच में रहता है तो मेंटलिटी काफ़ी डिस्टर्ब होती है उसकी। हाँ, हाइट एक तो हाइट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम्म, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जेनेटिक फैक्टर। हम्म, कि अगर मदर फादर जो हैं उनकी हाइट कम है, हम्म, लाइक 5 फीट है या 5'3" है, हम्म, तो बच्चा उससे थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो वो जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वो छोटा हो सकता है, लेकिन जो पेरेंट्स है अगर उसके बराबर है तो हम उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने कि उसकी हाइट बढ़े। बस एक न्यूट्रिशन अच्छा रखें, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखें। अगर उसके बावजूद भी बच्चे की हाइट जितनी है और पेरेंट्स के जितना है तो हमें टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं तो माँ बाप उसको लटकाते हैं, सही करना स्ट्रेचिंग, चाहिए? हाँ, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेचिंग कुछ हद तक हेल्प करती है, बट ऐसा नहीं कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ हम्म, कुछ हद तक स्ट्रेचिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है। कितनी एज तक? ये वही जो ग्रोथ की एज है, 13 to 14 ईयर्स इन मेल और फीमेल में 10-12 ईयर्स। उसके बाद ये फैक्टर्स उतने काम नहीं करते। बच्चा पैदा होने से लेकर जब वो टीनेज में आता है तब तक उसकी कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखो, वैक्सीनेशन के 2 शेड्यूल होते हैं। एक हम्म, गवर्नमेंट शेड्यूल होता है, एक जो आईएपी शेड्यूल होता है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ हम्म, से जो प्राइवेट शेड्यूल होता है। हम्म, तो दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम्म, बर्थ पे पहले तो वैक्सीन लगता है जो पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस के लिए होता है। आफ्टर बर्थ 1.5 महीने पे बच्चे को पहला टीका लगाया जाता है, अच्छा, जिसमें कि डीपीटी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन होता है, रोटा वायरस होता है, निमोनिया। ये 7 वैक्सीन्स जो हैं वो 1.5 महीने की उम्र पे लगाए जाते हैं। हम्म, फिर 1.5 महीने के बाद में 2.5 महीने पे इन्हीं का सेकेंड डोज, 3.5 महीने पे इन्हीं का थर्ड डोज लगाया हम्म, जाता है। फिर उसके बाद फ्लू वैक्सीन लगता है जो कि प्राइवेट शेड्यूल में होता है। 9 मंथ पे एमएमआर होता है, और उसके बाद 1 ईयर पे हमको ऑप्शनल वैक्सीन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, टाइफॉइड होता है, तो ये लगते हैं। फिर 1.5 साल पे जो हमने 1 ईयर पे जो वैक्सीन्स लगाए उन्हीं के बूस्टर्स होते हैं, वो लगते हैं। लगभग 1.5 साल तक सारे वैक्सीन कंप्लीट हो चुके होते हैं। 1.5 साल के बाद में बूस्टर्स बचते हैं जो कि 5 ईयर पे एंड 10 ईयर पे लगते हैं, हम्म। जो इन्हीं वैक्सीन्स के बूस्टर्स होते हैं। अगर कोई वैक्सीन मिस हो जाए तो? जैसे जो ये वैक्सीन्स का टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि 9 मंथ पे ये लगेगा, 10 मंथ पे ये लगेगा। अगर मिस हो जाता है तो हम उसको बाद में भी लगवा सकते हैं। कितने समय के अंदर अंदर उसको लगवाना सही होता है? एज सुन एज पॉसिबल हमको लगवा लेना चाहिए, बट जब भी उन्हें पता चले कि हमारा ये वैक्सीन मिस हो गया था, जिस टाइम पे पता चले उसी टाइम पे उनको वैक्सीन को लगा लेना चाहिए। अभी आपने बताया गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला, तो क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वैक्सीन लगती है इनमें कोई डिफरेंस आता है क्या? डिफरेंस नहीं रहता, बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वैक्सीन्स का शेड्यूल बनाया हुआ है कि जो कंपलसरी है, जो लगाना ही है। अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली वो बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्राइवेट कुछ वैक्सीन्स जो प्राइवेट कुछ ऐड हुए हैं वो ऐसे हैं कि ऑप्शनल है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी होगी ही, बट उन हम्म। बीमारियों से प्रोटेक्शन के लिए हमें वो लगा लेना चाहिए। एक बात कहते हैं लोग कि वैक्सीन लगवाने से ऑटिज्म होता है, क्या ये सच है या अफवाह? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म, मैं इसको कंसिडर नहीं करती। क्योंकि वैक्सीन नहीं, जिन बच्चों में नहीं वैक्सीन लगा है उनमें भी ऑटिज़म देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि जिन सब बच्चों में वैक्सीन लगा है सब में ऑटिज़म था। तो ऑटिज़म का तो जेनेटिक एसोसिएशन होता है, हम्म। साथ में जो आजकल लाइफस्टाइल चेंज हुई है वो ऑटिज़म को ट्रिगर कर रही है, तो वैक्सीन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं जब क्लास स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि उनके दो बेटे हैं, तो एक पैदा हुआ तब उसकी पूरी वैक्सीन लगवाई उन्होंने, शुरू से लेके बड़ा हुआ तब तक। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो जब से पैदा हुआ तब से लेके बड़ा हो गया तब तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जिसके वैक्सीन लगवाई वो जल्दी बीमार होता है और जिसके नहीं लगवाई वो बीमार कम होता है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हम्म, क्योंकि वैक्सीन से इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ती है। वैक्सीन हमको डिफरेंट बीमारियों से बचाते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या वैक्सीन लगवाने से बीमारियां बढ़ जाती है या हम इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वैक्सीन लगवाने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं चल रहा हो हम्म, या फीवर नहीं आ रहा हो। क्योंकि वैक्सीन भी एक तरीके का बैक्टीरिया या वायरस ही हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर बच्चे को कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन चल रहा है, वो बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा तो इन्फेक्शन फ्लेयर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा हो बच्चे को। अच्छा, इसके बाद में बुखार और वगैरह आ सकती है? बुखार आ सकता है,
ज़रूरी नहीं है, बट आ सकता है या बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, तो उस दिन के लिए थोड़ा ध्यान रखा जाता है। बाकी वैक्सीन लगाने से कुछ ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट, मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक विजिट में अगर मल्टीपल वैक्सीन लगवा रहे हैं तो सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ़ है। जो हमने शेड्यूल फ़िक्स किया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल फ़िक्स किया हुआ है, तो उसमें कुछ वैक्सीन हैं जिनके नाम हैं, कुछ 5-7 वैक्सीन है वो एक साथ लगाई जाती है, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या इसका शेड्यूल कैसे याद रखे घर वाले की कितनी वैक्सीन लग चुकी है कितनी नहीं लगी? इसका एक कार्ड दिया जाता है वैक्सीनेशन, क्योंकि ये तो बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। हम्म। और ध्यान रखना, अगर हमने याद भी कर लिया तो हमारी लाइफस्टाइल या डे टू डे एक्टिविटी की वजह से मिस भी हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि आज वैक्सीन लगाना था। तो एक कार्ड देते हैं हम लोग, जब भी बच्चा बर्थ होता है उसके बाद में कार्ड रहता है, उसमें आज कौन सी वैक्सीन लगी है उसकी डेट, एंड नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन कब लगनी है उसकी डेट लिख के देते हैं। और वो कार्ड पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उन्हें वो फॉलो करना होता है कि कब कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो उससे इन्हें याद रहता है। छोटे बच्चे की काजल क्यों लगाते हैं? किसी के काजल लगाते हैं, किसी के टीका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये? एक कल्चरल, एक कल्चरल प्रोसेस मानूंगी। हम्म। मेडिकली कोई बेनिफिट नहीं है काजल लगाने का। हम्म। जैसे घरों में बोलते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी, हम्म। बड़ी होती नहीं है। काजल हम्म। लगाने से बड़ी हमको दिखती है, बट काजल लगाने के बेनिफिट तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। क्योंकि एक तो काजल हमने, वो किस कंडीशन में है, बच्चे को इन्फेक्शन दे रहा है। दूसरा, जो आँखों की डक्ट होती हैं उनको भी वो ब्लॉक कर देता है, तो अच्छा। बच्चे की आँखें चपकने लग जाती हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। हम्म। तो काजल तो फुली हमको अवॉइड ही करना चाहिए। कुछ लोग फिर कहते हैं भी कि काजल से आंखें साफ होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आँखें साफ़ नहीं होती हैं, वो और इन्फेक्शन ही देता है। फिर भी अगर किसी को लगाना ही है तो वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा-सा या तो सर पे लगा दिया या थोड़ा-सा पैर पे लगा दिया, जो हम सोचते हैं कि बच्चे को नजर नहीं नज़र लगे। से बचाएँ। काला टीका। तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे, हम्म। बट हाँ, कहीं ऐसे, बट आइज़ में नहीं, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, आइज़ में नहीं लगाना है। कई बच्चों में दांत निकलते समय बुखार आता है, तो नॉर्मल है ये? हाँ, ये नॉर्मल है, क्योंकि जब दाँत निकल रहे होते हैं तो गम्स में बहुत बच्चे को इरिटेशन हो रही होती है। हम्म। तो बच्चे को हर चीज़ बाइट करने का मन करता है, हर चीज़ मुँह में लेने का मन करता है। हम्म। और दाँत जिस एज पे निकल रहे होते हैं, तो वही बच्चे की क्रॉल करने की एज है, जब बच्चे घुटने-घुटने चल रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ नीचे से ली, बच्चे मुँह में ले लेते हैं, तो उस वजह से बच्चे को इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो इस वजह से फ़ीवर आता है, दाँत निकलने से फ़ीवर नहीं आता। तो अच्छा। उस वजह से फ़ीवर आ जाता है। कभी-कभी पेन की वजह से हल्का-फुल्का फ़ीवर आ सकता है, हम्म। कि बच्चे इरिटेट होते हैं, तो तब फ़ीवर आ सकता है। बच्चों में जो डायपर की वजह से रेसेज होते हैं, इनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है आपकी तरफ से? जब हम डायपर बच्चे को पहनाते हैं तो हम्म। हमें ये करना है कि पूरा दिन डायपर नहीं पहनाना है। हम्म। कुछ 3 से 4 घंटे का डायपर फ्री टाइम बच्चे को देना चाहिए, कि अगर पॉसिबल है, घर में केयर करने के लिए ज़्यादा लोग हैं, तो हम कोशिश करें कि हम कपड़े वाला नैपी ही बच्चे को पहनाएं। बट अगर हमें लगता है कि हम ध्यान नहीं रख पाएंगे या वो ज़्यादा सुटेबल है, तो फिर 3 to 4 आवर्स हमको डायपर फ्री टाइम रखना है, तो वो रैशेस से प्रिवेंट करेगा। बेबी को सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए? सनस्क्रीन आफ्टर 6 मंथ हम स्टार्ट करते हैं, हम्म। टिल 6 मंथ अभी हम अवॉइड करने को ही बोलते हैं। तब हम बच्चे को ज़्यादा बाहर भी नहीं निकालते हैं, हम्म। और तब बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आफ्टर 6 मंथ डेफिनेटली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ट्रेवल के टाइम पे बच्चे का क्या स्पेशल ध्यान रखना चाहिए? ट्रैवल में एक तो बच्चे का, हमको फीडिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों में स्टोर्स बहुत कम होते हैं। जैसे हम हम्म। एक दिन नहीं खाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा स्टोर बहुत है। हम्म। बच्चों में स्टोर नहीं होता, लिवर उस टाइम पे वीक होता है, लिवर खाना स्टोर करता है, तो वो स्टोर नहीं कर पाते, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है, शुगर लो होने का रिस्क रहता है। तो हमेशा ट्रैवलिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि हम बच्चे को खिला सकें। तो एक तो खाने का, फीडिंग का ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ बेसिक मेडिसिन्स हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि ट्रैवलिंग में बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर आ सकता है, कफ कोल्ड ले सकता है। तो बेसिक वॉमिटिंग के लिए, फ़ीवर के लिए हमारे पास मेडिसिन्स होनी चाहिए। और हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चा इन्फेक्शन ले लेता है तो बच्चे में थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में। हाइजीन का ध्यान रखना है, पानी, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, कि पानी हमेशा बच्चा लेता रहे। अगर खाना ना खाए तो पानी तो कंटिन्यूस बॉडी में जाता रहे। और यूरिन होना चाहिए, यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर माँ अपने बच्चे से परेशान है कि वो थोड़ा सा बड़ा होते है जिससे चलना शुरू करता है या पैरों से चलना शुरू करता है, हाथों से, तो मिट्टी खाता है वो, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे आप?
देखिए मिट्टी ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि बच्चा नीचे ज़मीन पे जा रहा है, नीचे का जो भी है उठा के खा लेगा। पर मिट्टी जब खाने लगते हैं तो हम 2-3 चीज़ें कंसिडर करते हैं कि या तो बच्चे की बॉडी में वर्म इन्फेक्शन है, यानी कि कीड़े अगर पेट में हैं तो हम कीड़े की दवाई देते हैं। कभी कभी आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चे के अंदर, तो भी बच्चा मिट्टी खाता है, तो फिर हम आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे बच्चा ये रिकवर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कंसल्ट किए डॉक्टर से एक एल्बेंडाजोल टेबलेट आती है वो लाके अपने बच्चों को खिला देते हैं, करना चाहिए उनको ऐसा? जी नहीं, क्योंकि एल्बेंडाजोल की भी बच्चों के लिए एज ग्रुप फिक्स है। जैसे 2 इयर्स से छोटा बच्चा है तो हम हाफ डोज देते हैं, 2 इयर्स से बड़ा बच्चा है तो हम फुल डोज देते हैं। और ये भी बच्चे की कंडीशन देख के कि बच्चा वो मेडिसिन लेने लायक है नहीं है, बच्चे की क्या कंडीशन है, तो विदाउट कंसल्टेशन तो हमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ये हार्मफुल है मतलब? हार्मफुल भी हो सकती है। हेल्दी बेबी का सबसे अच्छा साइन क्या होता है? हेल्दी बेबी अगर एक्टिव है, बच्चा प्लेफुल है, हम्म, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से नींद ले रहा है, तो बच्चा आपका एब्सोल्युटली हेल्दी है। हम्म। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप किसी भी माँ बाप को, जो बच्चे के माँ बाप, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा डिफरेंट है, तो कंपैरिजन ना किया जाए कि हमारा बच्चा कम खाता है, कि हमारा बच्चा हाइट कम है, वेट कम है, या एक्टिव कम है। हर बच्चा डिफरेंट है, उसे अपने पोटेंशियल के हिसाब से बढ़ने दीजिए। बस उसके लिए हम जो कर सकते हैं कि उसका न्यूट्रिशन अच्छा रखें, उसकी एजुकेशन अच्छी रखें, बस बच्चा रिकवर कर लेगा। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अगर लोगों की मदद कर सकूँ, लोगों को कुछ जानकारी दे सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी।